Assalamu alaikum, dear students. So we are back with the part 2 of ecology, in which we will discuss ecosystem, ecology and biodiversity and its conservation. So let us start with it. तो पहला इसमें चीज है बेटा जो डिफाइन करना है वो है डिफाइन इकोसिस्टम. देखो बेटा आप एक चीज जानते बेटा आपने पढ़ा होगा क्लास में, वो मैं आपको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करूंगा ताकि आप पॉइंट पर आ जाए बेटे. ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि इकोलॉजी में एक हायरार्की होती है और इकोलॉजिकल हायरार्की का जो सबसे बेसिक यूनिट है बेटा वो है ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जब कंबाइन हो जाते हैं तो बेटा बन जाता है पॉपुलेशन, है ना. जैसे एक कोई ऑर्गेनिज्म है और पॉपुलेशन क्या बनेगी फिर बेटा. वेरी गुड, पढ़ा कर आया हूं आपको ऑलरेडी, ये पॉपुलेशन है. लेकिन मैं आपको यह भी पढ़ा कर आया हूं कि किसी भी हैबिटेट में जब हम देखते हैं बेटा तो हमें एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन नहीं मिलती. इनफैक्ट हमें कई सारी पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की मिलती है बेटा और आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है और उसको हम कम्युनिटी कहते हैं बेटा. कम्युनिटी के बाद एक और इकोलॉजिकल यूनिट आ जाता है बेटा जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं बेटे, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. देखो बेटा पहली बात तो जानने के लिए यह है कि जब हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो ये लिविंग है. जब हम पॉपुलेशन कहते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स, ये भी लिविंग ही है. यानी कि या कम्युनिटी की बात करेंगे, यहां पर वी हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट इंटरैक्टिंग स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूटिंग कम्युनिटी. तो यहां पर भी हम बायोटिक की ही बात करते हैं, लिविंग की ही बात करते हैं. लेकिन जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं मेरे बच्चे, याद रहना चाहिए आपको बेटा, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. इनमें से ये याद रखना बेटा, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. ये नेचर का फंक्शनल यूनिट कहलाता है बेटे. इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर. इन विच व्हाट लिविंग ऑर्गेनिजम्स interact with each other and with the surrounding physical environment. It's the functional unit of nature in which living species, I can say organisms, interact with each other. एक दूसरे के साथ क्या करते बेटा, interact with each other and surrounding physical environment. ये तो डेफिनेशन हो गई सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट. देखो बेटा आप थोड़ा डिटेल में मैं आपको ये समझाऊंगा. पहले याद रहे कि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इनमें से कोई फंक्शनल यूनिट नहीं है बिकॉज दे आर ओनली व्हाट यू कॉल्ड एज, इनमें हम सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं बेटा. यानी कि जब बायोटिक और एबायोटिक इंटरैक्ट करता है बेटा तब जाके इकोसिस्टम की फंक्शंस आ जाती है, सॉरी तब जाके बेटा फंक्शनल बन जाता है. कोई भी इकोलॉजिकल यूनिट तब फंक्शनल बनेगा जब लिविंग यानी कि बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक आपस में इंटरैक्ट करेंगे बेटे. तो यहां पर याद रखेंगे आपकी इकोसिस्टम जो है इट्स द फर्स्ट कंप्लीट इकोलॉजिकल यूनिट. याद रहे आप. देखो मैं आपको सिंपल टर्म में पहले इकोसिस्टम आपको समझाऊंगा. इकोसिस्टम क्या होता है बेटे, मैं आपको समझाऊंगा. ऐसे मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, ये मान लीजिए मेरे बच्चे एक पॉन्ड है. पॉन्ड के अंदर बेटा आपको तो पानी मिलेगा ही मिलेगा बेटे. पॉन्ड तो ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर बेटा आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा. पानी के साथ साथ वहां वाटर मिनरल्स, वाटर के साथ मिनरल्स डिसॉल्व होंगे. इस वाटर का एक अलग एक अपना एक टेम्परेचर होगा बेटा. इसमें बेटा एयर होगा, इस पॉन्ड में गैसेस होंगे डिफरेंट तरीके की. बॉटम पे बेटे आपको सॉइल भी मिलेगी, है कि नहीं. बॉटम पे हमें आप बॉटम पे ऐसे बेटा सॉइल भी मिलेगी. यानी कि कहने की बात यह है कि ये जो पॉन्ड मैंने दिखाया बेटा, पॉन्ड जो है बेटा इसमें आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं. ठीक है बेटे, जरा कौन है पॉन्ड का एबायोटिक. पॉन्ड का एबायोटिक कंपोनेंट है, शाबाश, पॉन्ड के अंदर आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स मिल रहे हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपको बेटा एक तो सबसे प्रेडोमिनेंटली जो नजर आएगा वो है वाटर आपको मिलेगा बेटा. पॉन्ड के अंदर बेटा अपना एक टेम्परेचर होगा. पॉन्ड के बॉटम पे बेटा सॉइल होगी, है ना बेटा. और इसके अंदर अपने डिसॉल्व बाकी गैसेस होंगे यानी कि एयर होगा इसके अंदर भी. और
तो मेरे कहने का मतलब है पॉन्ड के अपने एबायोटिक्स होते बेटा। एट द सेम टाइम पॉन्ड के अंदर आपको बेटे मेरे डिफरेंट तरीके के बायोटिक्स भी मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये कुछ प्लांट्स दिखा रहा हूं मैं, ऐसे पॉन्ड के अंदर कुछ प्लांट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, पॉन्ड के अंदर प्लांट होंगे डिफरेंट तरीके के, कुछ सबमर्ज्ड होंगे, कुछ फ्लोटिंग होंगे, ठीक है कि नहीं। और जब याद रखिए जहां प्लांट होता है वहां एनिमल भी होगा, तो यहां पर आपको बेटे एनिमल्स भी मिलेंगे, ठीक है बेटे। पॉन्ड के अंदर फिश हो सकती है, बाकी एनिमल्स हो सकते बेटे। यानी कि पॉन्ड के अंदर आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स भी मिल रहे हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स भी मिल रहे हैं बेटे। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको प्लांट्स मिलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आपको पॉन्ड में एनिमल्स मिलेंगे, फिशेस मिलेंगे, जूप्लैंक्टन्स मिलेंगे, बाकी एनिमल्स मिलेंगे, और आपको बेटा माइक्रोब्स भी इसमें मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। अब जब ये पॉन्ड के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं बेटा, तो एक फंक्शनल यूनिट बनता है बेटा, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, और ऐसे इकोसिस्टम को पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं बेटा, जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ecosystem is the first complete unit in the ecological hierarchy. Ecosystem is the first complete unit. Ecosystem is the first complete unit in the ecological hierarchy. Hierarchy में आपको पहला complete unit जो मिल रहा है बेटा, है ना। तो ये चीज आपको इकोसिस्टम के बारे में याद रखना है। इकोसिस्टम इज द फर्स्ट कंप्लीट इकोलॉजिकल या कंप्लीट यूनिट इन द इकोलॉजिकल हायरार्की। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी मिलते हैं आपको और एबायोटिक में। जब बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स किसी भी एरिया में इंटरैक्ट करते तो एक नया इकोलॉजिकल ऑर्डर बन जाता है, एक नया इकोलॉजिकल यूनिट बन जाता है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। कंप्लीट ये क्यों है, ये आपको बेटा समझ आया होगा कि कंप्लीट मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि बायोटिक एबायोटिक इसमें होते बेटे। नंबर 1, ये माना जाता है कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, है ना। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यानी कि नेचर क्या है, एक इकोसिस्टम ही है। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इट इज द बेटा, इट्स व्हाट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का फंक्शनल यूनिट है ये। यानी कि यू कांट से पॉपुलेशन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यू कांट से कम्युनिटी इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यू कांट से ऑर्गेनिज्म। तो फंक्शनल यूनिट होता है बेटा कौन, शाबाश, नेचर का फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। इनफैक्ट हम कहते हैं जो एंटायर बायोस्फीयर है, जो भी एंटायर बायोस्फीयर है बेटा, इट्स अ ग्लोबल इकोसिस्टम। ये भी एक इकोसिस्टम ही है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटे इकोसिस्टम के बारे में। नाउ वी हैव व्हाट कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, ठीक है ना बेटे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आप लिख सकते बेटे, ऐसे आप क्लासिफाई कर सकते, अगर आप चाहे तो आप क्लासिफाई कर सकते इकोसिस्टम्स को इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम्स बेटे। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, शाबाश, ठीक है बेटा। और आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के अंदर। तो क्या है बेटा इकोसिस्टम? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है कि नहीं, इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द फिजिकल सराउंडिंग, फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। It is the functional unit of nature, the first complete unit in the ecological hierarchy. अब types मैंने बोला terrestrial ecosystem बेटे, it is self explanatory। जो लैंड वाले इकोसिस्टम है बेटा, उनको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कहते हैं बेटा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको मिल सकते बेटे, यू कैन से वी कैन हैव ग्रासलैंड्स, है ना, आपके पास ग्रासलैंड्स है बेटे, तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है। यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज डेजर्ट्स, deserts are the what called as terrestrial ecosystems. We have forests, forests भी बेटा terrestrial ecosystems होते बेटे। इसके बाद जो है aquatic ecosystem में आप याद रख सकते बेटे, aquatic ecosystem में हमारे पास rivers आएंगे बेटे, हमारे पास ponds आएंगे बेटे, ponds के बाद हमारे पास lakes आएंगे बेटे, है कि नहीं, wetlands आएंगे, estuaries आएंगे। ये हो गई बेटे हमारे पास what is called as aquatic ecosystems। तो ये हमने बेटा इकोसिस्टम्स को क्लासिफाई किया दो टाइप्स में, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल के अपने एग्जांपल्स हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के अपने एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। अच्छा, मुझे बताओ अब इकोसिस्टम बायोटिक एबायोटिक दोनों का बना है, जब वो इंटरैक्ट करती है तो उसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं इकोसिस्टम की बेटी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर आपको पूछा जाएगा। अब ये मामला है कि इकोसिस्टम्स कैन बी स्मॉल, दे कैन बी लार्ज। ये लाइन भी याद रखिए, ये भी आप लिखेंगे बेटे,
इकोसिस्टम्स कैन बी स्मॉल और लार्ज, है ना बेटे। यानी कि अगर आप देखेंगे बेटा, हाउ स्मॉल कैन बी एन इकोसिस्टम, ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन इवन बी एन इकोसिस्टम। अगर आप कहीं एक ड्रॉप पानी का लेते बेटे, उस पानी के अंदर अपना एक टेम्परेचर होगा, उस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होगा, इनऑर्गेनिक मैटर होगा, उसमें फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन मिल सकते हैं बेटा। यानी कि ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन इवन बी एन इकोसिस्टम, है ना। या आपके पास छोटे छोटे इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे मैं आपको कहूंगा, एनसीईआरटी लिख रही है पॉन्ड। पॉन्ड एक छोटा सा तालाब जो बनता है बेटा, वो एक छोटा सा इकोसिस्टम है। या वी कैन हैव व्हाट कॉल्ड एज वेरी लार्ज इकोसिस्टम। स्मॉल इकोसिस्टम के एग्जांपल मैंने एक पॉन्ड बोली। लार्ज इकोसिस्टम में हमारे पास बेटे वी कैन हैव व्हाट कॉल्ड एज ओशियंस, है ना, या वी कैन हैव ह्यूज फॉरेस्ट्स लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स एंड ऑल दैट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटे। तो ये हो गया इकोसिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या है। और याद रखना है आपको बेटा कि पहला कंप्लीट इकोलॉजिकल यूनिट यही है। अब मामला है, ये हो गया इकोसिस्टम के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। नाउ सेकंड इज डिफाइन द टर्म्स प्रोडक्टिविटी, जीपीपी एंड एनपीपी। ये आके हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा। अब समझो मेरे बच्चा, प्रोडक्टिविटी मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ये याद रख लीजिए आप। प्रोडक्टिविटी क्या है बेटे, आइए समझ लेते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा, आइए समझते हैं, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और एबायोटिक भी होती है। बायोटिक में क्या होता है बेटा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब। अगर मान लीजिए मैं किसी ग्रासलैंड की बात करता हूं या मैं किसी फॉरेस्ट की बात करता हूं बेटे, तो सुनो मेरी बात बेटा। जब मैं ये मान लीजिए ये आपको मिल रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये कोई इकोसिस्टम बना रहा हूं, ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम बना रहा हूं। ये होंगे बेटा इधर इकोसिस्टम के, किसी भी इकोसिस्टम को बना रहा हूं, मान लीजिए फॉरेस्ट बना रहा हूं या कोई भी इकोसिस्टम बना रहा हूं बेटे, ये इकोसिस्टम बना रहे हैं हम, ठीक है। इस इकोसिस्टम में जानते हैं आपकी इंपॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट होता है बेटा प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स। ये इसके प्रोड्यूसर्स हो गए बेटा ग्रीन प्लांट्स, है ना। आप जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते बेटा, ये ऑटोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप से कहने का मतलब दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस करके बेटा ऑर्गेनिक फूड बनाते कि नहीं बेटा, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, याद रख लीजिए। जब ये प्रोड्यूसर्स बेटा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि जब इन प्लांट्स पर लाइट पड़ेगी, ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे बेटा। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन, है ना। तो लाइट जब आएगी बेटे, वहां से सन से लाइट आएगी, ये कैप्चर करेंगे, इनके पास फोटोसिंथेसिस इक्विपमेंट्स है, ग्रीन है बेटा, दे वुड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस से बेटा फूड बनाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, फोटोसिंथेट्स बनाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है बेटा, productivity can be defined as a rate of biomass production by the autotrophs of an ecosystem। तो क्या है बेटा प्रोडक्टिविटी, आइए समझते हैं। प्रोडक्टिविटी को हम समझते हैं बेटे, याद रखें हम प्रोडक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, प्रोडक्टिविटी, है ना। सो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, पहले हम रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, है ना, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। पहले आप याद रखिए प्रोडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। और याद रखेंगे आप, ये जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन होता है इसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब जो प्रोडक्टिविटी है, बायोमास का बनना है बेटे, productivity can be measured in the units of, productivity can be measured in terms of या in the units of, देखो यानी कि बायोमास कितना बनता है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स, किलोग्राम्स, है ना, जो भी आप यूज करेंगे यूनिट। फॉर एग्जांपल किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर
पर यूनिट टाइम, दैट्स पर ईयर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एनुअली देख रहे हैं, यानी कि जब मेजर करनी है प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के यूनिट्स जो है बेटा, यानी कि प्रोडक्टिविटी में तो एक तो बायोमास यानी मास का यूनिट आना चाहिए, एरिया मतलब एक यूनिट एरिया में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट्स होंगे, अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो टाइम का एक चीज होना चाहिए। कभी कभार बायोमास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, क्योंकि बायोमास जब ऑक्सीडाइज हो जाता है एनर्जी निकलती है। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो दिस इज द, यानी कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम की हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ बायोमास अगर आप मेजर करोगे तो किलोग्राम्स पर मीटर पर स्क्वायर पर ईयर, या अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मेजर कर रहे हो तो दैट इज किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, दैट्स प्रोडक्टिविटी। नाउ प्रोडक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यहां देखिए आप बेटे, प्रोडक्टिविटी वन इज, जहां मैं बात करूंगा प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी मैंने भी सिर्फ क्या बोला, मैंने भी प्रोडक्टिविटी बोला सिर्फ इट्स द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन द इकोसिस्टम। किस रेट पर बायोमास में किस रेट में इकोसिस्टम में बायोमास बन रहा है बेटा, दैट इज प्रोडक्टिविटी। अब जब ये मेजर कर रही है, मेजर करने के लिए यूनिट्स ये रहेंगे बेटे। अब प्रोडक्टिविटी बेटा दो प्रकार की होती है, वन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, याद रखना बेटा, वन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड अनदर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना, अनदर इज व्हाट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा, इकोसिस्टम में जब आप देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में जो पहले पॉइंट पर आएंगे वो आएंगे ऑटोट्रॉफ्स, जिनको आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं बेटा। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द ऑटोट्रॉफ्स, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन by the producers of the ecosystem, by the producers of the ecosystem, by the producers of the ecosystem, ECO लिखा मैंने इकोसिस्टम। याद रखिए बेटे, क्या इकोसिस्टम में बायोमास सिर्फ प्लांट बनाते नहीं, बायोमास एनिमल्स भी बनाते बेटा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कितना बायोमास बना रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हाँ, अब जो देखो, जब बायोमास किन्होंने बनाया, प्लांट्स ने, उन प्लांट्स को खाने वाले कौन है, एनिमल। जब एनिमल खाते तो एनिमल भी बायोमास बनाएंगे। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द हेटेरोट्रॉफ्स, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन by the heterotrophs of the ecosystem, by the heterotrophs। लेकिन ज्यादातर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब जब मैं इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करता हूं बेटे, आपके पास अलग अलग तरीके की इकोसिस्टम है बेटे। जैसे मैंने बोला वी हैव डेजर्ट्स। देखो बेटा, मैं दो चीजें आपको यहां पर बोलूंगा, मेरे पास एक डेजर्ट है और मेरे पास है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, TRF, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपने सुने होंगे। ये दोनों इकोसिस्टम है, दोनों में प्लांट एनिमल माइक्रोब होते हैं बेटा, मगर क्या दोनों में प्रोडक्टिविटी भी एक जैसी होगी? नहीं बेटा। याद रखेंगे आप प्रोडक्टिविटी के बारे में एक पॉइंट, प्रोडक्टिविटी वैरीज फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, वैरीज फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, ये वैरी करती है, ठीक है। यानी कि कुछ इकोसिस्टम्स हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं कहूंगा बेटा डेजर्ट जो है, डेजर्ट में आपको पता है कि जीरो कंडीशन होते हैं बेटा, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है बेटा, तो डेजर्ट्स में प्रोडक्टिविटी कम होगी। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है बेटा, प्रेसिपिटेशन भी ठीक ठाक, रेनफॉल भी ठीक ठाक होता है बेटा, वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। यानी कि सब इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है बेटा। प्रोडक्टिविटी वैरीज फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, सम इकोसिस्टम्स आर हाईली प्रोडक्टिव एंड सम आर वेरी लिटिल प्रोडक्टिव बेटा। ये प्रोडक्टिविटी जो है बेटा, प्रोडक्टिविटी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा दो चीजों पर बेटा। वन इज के इकोसिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ स्पीशीज कौन है, यानी कि किस तरीके के प्लांट है ना। तो इट वुड डिपेंड अपॉन द प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, inhibiting
a particular what you call as type of plant species present in an ecosystem. सब प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती है बेटा। जैसा आप पढ़ के आए होंगे C3 प्लांट्स आर लेस प्रोडक्टिव देन C4 प्लांट्स। तो एक एरिया में, एक इकोसिस्टम में किस तरीके के प्लांट स्पीशीज है उस पर भी बेटा प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। और प्रोडक्टिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशंस हियर, यानी कि वहां का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वहां पर सोलर एनर्जी अवेलेबल कितनी है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल कितनी है, उस पर भी बेटा डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी उधर कितना है, ठीक है, वहां का ऑल्टीट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इन सब चीजों पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है बेटे। तो हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में आपको आएगा, हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में आपके पास आएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आप एक्वाटिक, अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखेंगे TRF ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव। और कोरल रीफ्स भी अगर आप एक्वाटिक में देखेंगे, कोरल रीफ्स आर वेरी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटी। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक टर्म है बेटा जो अक्सर आती है बोर्ड एग्जाम्स में, वो है GPP। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स है ना, वन इज GPP, दैट्स कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है ये GPP, आइए समझते हैं बेटा। इट्स द टोटल अमाउंट ऑफ, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास produced by the producers of an ecosystem, produced by the producers of an ecosystem, है ना, ठीक है ना बेटा। तो GPP क्या होता है, एक इकोसिस्टम जो है उसके अंदर मिलने वाले जो प्रोड्यूसर है वो टोटल बायोमास कितना बनाते हैं एक यूनिट टाइम में बेटा, दैट्स कॉल्ड एज ग्रॉस, टोटल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटे। सो व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज द व्हाट, शाबाश, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, दैट्स कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यूनिट्स इसके भी वही रहेंगे बेटा, किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलोकैलोरीज, जो भी आप मेजर करना चाहेंगे बेटा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो दूसरा है बेटा वो है NPP, दैट्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बेटा जितने प्लांट्स ने बायोमास बनाया है ना, जितना इन्होंने क्या बनाया बेटा, बायोमास है, जो बायोमास इन्होंने बनाया, क्या ये सारा बायोमास एक्यूमुलेट करेंगे? नहीं बेटा, जो प्लांट ने, मान लो एक प्लांट की, मैं प्लांट को लेकर समझाता हूं। मेरे पास मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके बेटे मान लीजिए 10 kg बनाया या 100 kg बनाया, जितना भी बायोमास इसने बनाया एक साल में या एक यूनिट टाइम में। अब जो इसने बायोमास बनाया, क्या ये सारा बायोमास एक्यूमुलेट होगा, क्या ये सारा बायोमास एक्यूमुलेट कर पाएगा? नहीं। इस बायोमास में एक हिस्सा बायोमास का ऐसा होगा जो प्लांट खुद ऑक्सीडाइज करेगा रेस्पिरेशन में। जो प्लांट को ATP भी तो चाहिए बेटा, है ना, बिकॉज इट्स द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, उसको ATP चाहिए। तो इसके लिए बायोमास को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि 10 kg एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए 4 kg इसने इसमें बेटा ऑक्सीडाइज किए, तो टोटल बायोमास स्टोर नहीं कर पाया, जितना इसे बनाया वो था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब NPP क्या होता है बेटा, NPP का फुल फॉर्म क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जैसे देखो बेटा, एक चीज होती है ग्रॉस सैलरी, सैलरी में बाकी जो चीजें काट कर, जो भी चीजें कट जाती हैं, जो बच जाता है बाद में, जो आपकी एग्जैक्ट सैलरी आ जाती है, वो है NPP, है ना। तो इसी तरीके से अब NPP क्या है यहां, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि NPP क्या है, NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R। देखिए बेटे, यानी कि जो प्लांट ने टोटल बनाया था या जो प्रोड्यूसर्स ने टोटल बनाया था वो था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन प्रोड्यूसर्स को अपने रेस्पिरेशन में कितना बायोमास खर्च करना पड़ा, अपने मतलब मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा कर गया प्लांट ने अपने लिए। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो रेस्पिरेशन में होता है। वो GPP माइनस जितना बनाया था
माइनस वो चीज करो जो उसने खुद के लिए ऑक्सीडाइज किया एटीपी बनाने के लिए बेटा। जब काट लेते जीपीपी से हम रेस्पिरेटरी लॉसेस, उसको जो बचता है वो बचता है एनपीपी। तो व्हाट इज एनपीपी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज जीपीपी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी लॉसेस। आर इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी लॉस? इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन देयर ओन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो ये लॉस करता है बेटा उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एक चीज याद रखना है बेटे, मान लीजिए देखो ये है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये है प्रोड्यूसर्स, ये है बेटा मेरा, शाबाश, ये है प्रोड्यूसर्स, है कि नहीं? दिस इज प्रोड्यूसर। आप मुझे बताइए क्या प्रोड्यूसर से फोर्सेस क्या? यस, इन्होंने बनाया क्या? इन्होंने बनाया जीपीपी, ठीक है। क्या ये जीपीपी जो है उसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या ये पूरा क्या जीपीपी स्टोर कर पाए? ना। इससे आप क्या काटेंगे? आर काटेंगे, रेस्पिरेटरी लॉसेस में कितना हो गया? तो एनपीपी। अच्छा, आप प्लांट जो स्टोर कर गया, अब जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल है, क्या वो जीपीपी है कि वो एनपीपी है बेटा? यानी कि देखो प्रोड्यूसर्स पर कौन बेटा प्रोड्यूसर्स को खाएंगे? इनको खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, है कि नहीं? जिसको आप हर्बिवोर्स कहोगे बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए क्या अवेलेबल है? जीपीपी के एनपीपी इनके लिए, यानी कि एनपीपी इज द प्रोडक्ट, जो एनपीपी है, इट इज द एनपीपी दैट इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दैट इज कंज्यूमर्स के लिए बेटा। इट इज द एनपीपी, इट इज द एनपीपी which is available for, it's the NPP which is available for the primary consumers, or I can say consumers, ठीक है बेटे? GPP नहीं होता बेटे। अच्छा, कौन ज्यादा होगा? NPP की GPP? ऑब्वियसली बेटा ज्यादा होगा GPP, है ना? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी मेजर की जा सकती है, यूनिट्स मैंने बोल दिए। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम वैरी हो जाती है। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है उस इकोसिस्टम की बायोटिक्स कैसे है, उस इकोसिस्टम के एबायोटिक्स कैसे है, किस ऑल्टीट्यूड पे है, किस लैटिट्यूड पे है, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, ठीक है? ये सारी चीजों पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। फिर प्रोडक्टिविटी को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में डिफाइन करते हैं। इकोसिस्टम में प्लांट्स भी बायोमास बनाते हैं और एनिमल्स भी। जो प्रोडक्टिविटी जो बायोमास प्लांट्स बनाते हैं उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और जो एनिमल्स बनाते हैं उसको सेकेंडरी। फिर हमने बोला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो हिस्से होते हैं, वन इज कॉल्ड एज जीपीपी एंड अदर इज कॉल्ड एज एनपीपी। डिस्कस करते हैं इकोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, वो है फूड चेन्स। आइए फूड चेन्स को बेटा समझते हैं। पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा बेटा, जो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप मैं यहां पर बेटे मेरे आपको एक इकोसिस्टम अगर दिखाएंगे बेटे हम आपको, तो इकोसिस्टम में क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते बेटे। जैसे मैं कहूंगा प्रोड्यूसर्स, ठीक है, मैं कहूंगा बेटा प्रोड्यूसर्स, एक मिनट बेटे, ओके। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं हम एक और क्वेश्चन इकोलॉजी का, इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है बेटा, वो फूड चेन्स है। आप जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर आप जाएंगे, किसी भी हैबिटेट के अंदर आप देखेंगे बेटा, जो ऑर्गेनिज्म्स है दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द फीडिंग पर्पसेस। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा जाता है बेटा, ठीक है कि नहीं? जैसे प्रोड्यूसर्स को हर्बिवोर्स खाते, हर्बिवोर्स को कार्निवोर्स खाते बेटा। तो एक सीक्वेंस बनती है, यानी कि एक सीक्वेंस बनती है बेटा, जिसको हम फूड चेन कहते हैं। आइए फूड चेन को हम यहां पर डिफाइन करते, कैसे आप लिखेंगे बेटा? फूड चेन में आप याद रखेंगे, इट इज द सीक्वेंस, याद रखो बेटा, इट इज द सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। हां बेटा, क्या होता है फूड चेन? शाबाश, ये होता है सीक्वेंस या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स
organisms according to feeding relationship, अकॉर्डिंग टू फीडिंग रिलेशनशिप। तो ये होता है बेटा फूड चेन की डेफिनेशन। क्या है बेटा मेरा फूड चेन, एक बार फिर बताइए आप। फूड चेन सीक्वेंस है या अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स का अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम। ठीक है बेटा, ये याद रख लीजिए, दिस इज फूड चेन। अब फूड चेन में मैं आपको ऐसे बता दूंगा बेटा, मान लीजिए मेरे पास ग्रास है, ठीक है, या ग्रास को बेटा खाता है, आपको पता है बेटा, मान लीजिए रैबिट खाता है, मान लीजिए रैबिट को टाइगर खाता है बेटा, है कि नहीं। आप देख पा रहे कि ये किसी हैबिटेट में हमें मिल रहे हैं, किसी फॉरेस्ट में मान लीजिए हमें मिल रहे हैं, या कहीं पर भी मिल रहे हैं। देखो ग्रास जो है बेटा, इसको कौन खा रहा है, रैबिट। तो इनका एक फीडिंग रिलेशनशिप है। रैबिट किसको खा रहा है, ग्रास को। रैबिट को इंटर्न कौन खा रहा है बेटा, टाइगर। तो ये जो एक फीडिंग रिलेशनशिप है बेटा, ये एक यानी कि अरेंज हो रहे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो इसी पैटर्न को हम कहते हैं, इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं बेटा फूड चेन। तो यहां पर ये जो फूड चेन है, ये तो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको समझना है बेटे, वो है ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, यहां पर हम आपको समझा रहे बेटे अब नेक्स्ट चीज, दैट्स ट्रॉफिक लेवल, है कि नहीं। आइए समझते हैं ट्रॉफिक लेवल किसको कहते हैं बेटे। ट्रॉफिक लेवल की जहां तक बात की जाएगी बेटे, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज फूड चेन। ये तो समझ आपको आगे बेटे। अब देखिए बेटे मेरे, ट्रॉफिक लेवल किसको कहेंगे बेटा, ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना बेटा, ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स in a food chain having the same feeding habit, having the same feeding habit, that's called as trophic level। तो trophic level क्या है बेटा, trophic level जो है बेटा, a particular or specific group of organisms, a particular group of organisms, a particular group of organisms in a food chain, a particular group of organisms in a food chain having same feeding habit, है ना बेटा, having same feeding habit। ये याद रखना पड़ेगा आपको बेटे। किसी भी फूड चेन पर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनका सेम फीडिंग हैबिट होता है बेटा, उसको हम कहते हैं बेटा ट्रॉफिक लेवल। अब ये जो ट्रॉफिक लेवल है ना मेरा बच्चा, आपको याद रखना है, इट्स ए फंक्शनल लेवल। ट्रॉफिक लेवल ये देखकर नहीं बनाई जा रही है कि ऑर्गेनिज्म कौन है, नहीं, ट्रॉफिक लेवल ये देखकर बनाई जा रही है कि ऑर्गेनिज्म कर क्या रहा है, यानी कि एक फंक्शनल लेवल होती है बेटा। यहां पर आप याद रखेंगे कि जो ट्रॉफिक लेवल होती है बेटा, इट्स ए फंक्शनल लेवल। जो ट्रॉफिक लेवल होती है बेटा, याद रखेंगे आप, ये फंक्शनल लेवल है। ट्रॉफिक लेवल जो होती है बेटा, ये क्या होती है, फंक्शनल लेवल। आप बोलेंगे आप सर क्या फंक्शनल लेवल, क्या मतलब, मैं आपको बेटे बता लूंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा बेटा। याद रखिए आप बेटा, यहां पर जो मान लीजिए हमारा ट्रॉफिक, एक चीज आपको याद रखना बेटा, मैं इसे आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मैंने इधर ग्रास लिखा, ठीक है, ग्रास के बाद मान लो मैंने बेटे इंसेक्ट लिखा, इंसेक्ट के बाद मान लो मैंने फ्रॉग लिखा, ठीक है बेटे, फ्रॉग लिखा, और फ्रॉग के बाद मान लो मैंने स्नेक लिखा, मान लो स्नेक तक मैं फूड चेन को ले सकता हूं। देखो बेटा, यहां पर जो ग्रास लिख रहा हूं मैं बेटे, ग्रास, ये काम क्या कर रहा है बेटे, यहां पर एक ग्रास होगा या कई सारे ग्रासेस होंगे, विच वुड बी टेक्सोनॉमिकली वेरी डाइवर्जेंट, यानी कि कुछ ग्रासेस हो सकते हैं जो मोनोकॉट्स होंगे, कुछ हो सकते हैं जो डाइकॉट्स होंगे, कुछ अलग अलग यहां पर जो होंगे बेटा। लेकिन ग्रासेस जो भी होंगे उनका काम एक ही होगा बेटा, दे वुड बी प्रोड्यूसिंग, यानी कि ये सारे फोर्सेस कर रहे होंगे, ये प्रोड्यूसर होंगे बेटे सारे। तो इसको, ये जो पहला फंक्शनल लेवल फूड चेन में आ गया बेटा, इसको हम कहते हैं T1, यानी कि इसको क्या कहते हैं बेटा हम, T1, ट्रॉफिक लेवल 1। तो फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होती है। ट्रॉफिक लेवल मैंने आपको बोला बेटा, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बेटा, इट इज द
group of organisms is the specific, what you called as the it's a specific group of organisms having same what you called as feeding habit, जिनका feeding habit same होगा. जितने भी grasses होंगे सब प्रोड्यूसर होंगे, सब प्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, सब फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो ये फूड चेन का एक पहला ट्रॉफिक लेवल बनता है जिसको हम T1 कहते हैं बेटा. इधर सुनो मेरी बात बेटे, अब यहां मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ग्रास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट. ये एक पर्टिकुलर इंसेक्ट नहीं होगा बेटा, ये बेटा अलग मतलब ना अलग अलग इंसेक्ट्स हो सकते हैं. यानी कि ट्रॉफिक लेवल किसी स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये एक न्यूट्रिशनल लेवल होती है, एक फंक्शनल लेवल होती है. यानी कि T1 पे मिलने वाले सारे प्रोड्यूसर होंगे. ये जो इंसेक्ट इधर आ गया, ये आ गया T2 पर. लेकिन बेटा किसी भी फूड चेन पर किसी भी अगर आप इकोसिस्टम में जाएंगे, T2 कैन बी मतलब ऑक्यूपाइड बाय मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज. यानी कि यहां ग्रास खाने वाला कोई भी आ सकता है. इस केस में तो मैंने इंसेक्ट दिखा दिया, मगर T2 कैन बी ऑक्यूपाइड बाय गोट, इट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय शीप, इट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय डेयर, इट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय रैबिट, इट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एनीथिंग. लेकिन जो भी T2 पर आएंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म T2 पे आएंगे बेटा, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे या हर्बिवोर्स होंगे. इसी तरीके से आपका एक और ट्रॉफिक लेवल आ रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज T3. T3 पर जितने भी आएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे. ठीक है बेटा. इसी तरीके से जो T4 पर आएंगे बेटा, वो यानी कि ये प्रोड्यूसर था, ये प्राइमरी कंज्यूमर था, ये सेकेंडरी कंज्यूमर. और जो T4 पर आएगा बेटा, T4 पर या तो आपका आएगा, ये था प्राइमरी सेकेंडरी, या तो आपका आएगा टर्शियरी कंज्यूमर, या तो आपका आएगा बेटा टॉप कंज्यूमर. अगर आगे कंज्यूमर देखो, अगर T3 पर जो आ गया स्नेक, मान लो अगर इसको आगे खाया जाता है तो ये टर्शियरी कंज्यूमर है. लेकिन अगर कोई ऐसा आ गया जिसको आगे कोई खा नहीं पाएगा, वो हो गया टॉप कंज्यूमर. तो यहां पर बेटा मैंने आपको एक फूड चेन समझाई. फूड चेन क्या होती है बेटा? देखो अब सुनो आप, फूड चेन क्या होता है बेटा? सीक्वेंस ऑफ organisms or arrangement of organisms according to their feeding habit in an ecosystem, that is food chain. अब food chain पर नजर आपको आ रहा है कि different ट्रॉफिक लेवल्स होती है बेटा. तो मुझे आप एक चीज बताइए T1 पर कौन आते हैं? आप ऐसे लिखेंगे, T1 पर आते हैं बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, या आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स. वेरी गुड. बोलो बेटा T2 पर कौन आएंगे? T2 पर आएंगे बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स. याद रखिए आप, है ना, यही आपको लिखना है बेटा. T3 पर आपको आएगा बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, है ना. तो T4 पर आएगा आपको बेटा, शाबाश, T4 पर आपको आएगा बेटे, हाँ, टर्शियरी ओब्लिक करके टॉप कंज्यूमर. ये सब चीजें बेटे आपको याद रखना है. तो यहां से हम फूड चेन का एक और डेफिनेशन निकाल सकते बेटा. द सीक्वेंस ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स through which food energy is transferred in an ecosystem is called as food chain. तो यहां पर फूड चेन की एक और डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं बेटे. तो यहां पर एक डिब्बे में हम लिखेंगे ऐसे, द सीक्वेंस ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, द सीक्वेंस ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स का सीक्वेंस थ्रू विच, शाबाश बेटा, थ्रू विच food energy, through which, शाबाश बेटा, food energy is transferred in ecosystems. ये भी आप याद रखेंगे. ये आपका दूसरा डेफिनेशन आ गया. तो ये आपके लिए दूसरी डेफिनेशन रह गई बेटे. अब each food chain is made up of many trophic levels. तो यहां पर बच्चे मेरे, मैं आपको एक आपकी एनसीईआरटी की एक यहां पर आप एक डायग्राम भी दिखाई गई है बेटा. इधर सुनिए मेरी बात, यहां फूड चेन को समझा गया है एक एग्जांपल से बेटा. देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है ना बेटा. तो यहां प्राइमरी प्रोड्यूसर को किस ट्रॉफिक लेवल पर? ट्रॉफिक लेवल शाबाश 1 पर रखा गया है. और जहां पर भी बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर में तो प्लांट आएंगे. अब अगर आप पॉन्ड इकोसिस्टम में जाएंगे वहां फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे, अगर ग्रासलैंड में जाएंगे वहां ग्रास मिलेंगे, अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जाएंगे वहां ट्रीज मिलेंगे बेटे. इसके बाद आप ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 के बाद आ रहा है बेटा सेकंड ट्रॉफिक लेवल. तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर जैसा मैंने आपको अभी बोला, इस पर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड करेगा, सॉरी बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड करेगा कि इकोसिस्टम कैसा है. जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम में जूप्लैंक्टन हो सकते हैं बेटे, आपके ग्रासलैंड में ग्रास हॉपर, और काव भी हो सकती है. तो यानी कि पहले सीक्वेंस
T1 पर हमेशा आएगा बेटा। ये रहा आपका बेटे T1 ट्रॉफिक लेवल 1, ये रहा बेटा T2, ये रहा बेटा ट्रॉफिक लेवल 3। इस पे आपको बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर्स आती है जिनको आप कार्निवोर्स खाते, सॉरी जिसको आप कार्निवोर्स बोलते हैं, जिसमें आपके बर्ड आ सकता है, फिश आ सकती है, वुल्फ आ सकता है बेटा। फिर टर्शियरी कंज्यूमर जो होता है बेटा, ये 4th ट्रॉफिक लेवल पर आ जाते हैं। तो टॉप कार्निवोर यहां आ सकता है बेटा, जैसा मैन और लॉयन। तो ये आपको बेटा ये चीज याद रखना है, फूड चेन आपको वहां लिखना आना चाहिए। मैंने एक एफर्ट किया कि आप उधर लिख पाए बेटे ये। अब नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा वो है टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा वो है टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। शाबाश मेरा बच्चा, टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, है ना, ये लिखना है आपको बेटे। वहां आपके पास बेटा फूड चेन्स जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। वो होता है GFC, ग्रेजिंग टाइप फूड चेन्स। शाबाश बच्चा मेरा, ग्रेजिंग टाइप फूड चेन्स का एक टाइप है। और सेकंड है बेटा मेरा DFC। हां, इसको अगर मैं यहां पर बोलूं, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बेटा GFC, ग्रेजिंग टाइप फूड चेन। दूसरा जो है मेरा बच्चा वो है DFC, ठीक है। दूसरा जो है बेटा वो है DFC, है ना। ये DFC क्या होता है बेटा, या इसे मैं लिखूंगा, पहले फुली फॉर्म लिखेंगे। तो जो DFC है बेटा उसको हम कहते हैं डेट्राइटस टाइप फूड चेन। डेट्राइटस टाइप फूड चेन बेटा, है ना, फूड चेन, ठीक है नहीं बेटा, जिसको हम DFC के तौर पर भी लिख सकते हैं, DFC, डेट्राइटस टाइप फूड चेन। अब मसला है कि व्हाट इज द ग्रेजिंग टाइप फूड चेन, है ना बेटा। अब ये मसला जो है, ये जो ग्रेजिंग टाइप फूड चेन होता है बेटा, शाबाश, ग्रेजिंग टाइप फूड चेन होता है द फूड चेन दैट स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स। ग्रेजिंग टाइप फूड चेन में द फूड चेन दैट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स, है ना बेटा, दैट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है बेटे, तो उसको हम कहते हैं बेटा दैट्स कॉल्ड एज ग्रेजिंग टाइप फूड चेन, है ना। सर क्या कोई फूड चेन ऐसी भी है जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होती है? हाँ बेटे, आगे आप सीख लेंगे। तो ग्रेजिंग टाइप फूड चेन वो होता है बेटे जो कहां से स्टार्ट होता है बेटा, प्रोड्यूसर से। जैसे इसके मैं 2 एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको भी याद रखने पड़ेंगे बेटा वो। जैसे मैं यहां पर बच्चे मेरा, मैं आपको ऐसे इसकी 2 एग्जांपल्स बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, मान लो मेरे पास है ग्रास, अच्छा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट कॉल्ड एज GFC, एग्जाम्पल्स में आप पहले लिखेंगे बेटे, मान के चलो आपके पास है ग्रास को खा रहा है बेटा रैबिट को खा रहा है वुल्फ, ठीक है ना बेटा, वुल्फ को खा रहा है बेटे लॉइन, ठीक है, वो वुल्फ को खा रहा है कोई और, लॉइन खा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, शाबाश, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेजिंग टाइप फूड चेन। क्या ये ग्रेजिंग टाइप है? हाँ है बेटा, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रही है, ग्रासेस से हो रही है बेटा, ग्रासेस ऑटोट्रॉप्स है, प्रोड्यूसर है, तो इसको ग्रेजिंग टाइप फूड चेन कहेंगे। लेकिन एक और एग्जाम्पल भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा बेटे। इधर मान लीजिए आपके पास ऐसे है, आप किसी पॉन्ड में जाते, वहां फाइटोप्लैंक्टॉन्स आपको मिलते हैं बेटा, वहां फाइटोप्लैंक्टॉन्स मिलते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के पास आपके पास बेटा वहां जूप्लैंक्टॉन्स, उसके बाद आपको स्मॉल फिश, उसके बाद आपको मान लीजिए बिग फिश मिल सकती है बेटे। तो यहां पर ऐसी जो फूड चेन है आपको पॉन्ड्स के अंदर नजर आती है, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के अंदर। यहां जो बेटा बताइए, यहां का T1 ग्रास है, यहां का T1 फाइटोप्लैंक्टन है। लेकिन आप देख पा रहे हैं ग्रास भी प्रोड्यूसर है, फाइटोप्लैंक्टन भी प्रोड्यूसर है, फाइटोप्लैंक्टन भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रास भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है बेटे। तो यहां का T1 और यहां का जो T1 है, तो आप देख सकते हैं बेटा अलग अलग है। हां, अगर फंक्शनली देखे जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन भी प्रोड्यूसर है, ग्रास भी। तो यहां पर इसके बाद जूप्लैंक्टन आते हैं, उसके बाद स्मॉल फिश, उसके बाद बिग फिश आती है बेटा। तो ये होगी आपकी, शाबाश, ग्रेजिंग टाइप फूड चेन। ग्रेजिंग टाइप फूड चेन जो है ना बेटा,
ग्रेजिंग टाइप फूड चेन्स आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के अंदर भी मिलेंगी और ग्रेजिंग टाइप फूड चेन्स आपको बेटा शाबाश टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मिलेंगी। तो आप ग्रेजिंग टाइप फूड चेन्स के बारे में ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं कि ग्रेजिंग टाइप फूड चेन आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी मिलती है और आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मिलती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटे, ठीक है। और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होते हैं बेटा, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें जो मेजर एनर्जी फ्लो हो जाता है वो होता है थ्रू जीएफसी। यानी कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम, चाहे पॉन्ड की बात करें, लेक की बात करें, बाकी किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, वहां जो लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी होता है वो इन्हीं फूड चेन्स के थ्रू चलता रहता है। अब आइए हम डेट्राइटस, और याद रखें एक और पॉइंट बेटा, देखो इन फूड चेन्स के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है ना बेटा, क्योंकि प्रोड्यूसर काम कब करेगा, ग्रास या फाइटोप्लैंक्टन काम कब करेगा, जब लाइट अवेलेबल होगी, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, बायोमास बनाएंगे, है ना बेटा, फूड बनाएंगे, तब ये पॉसिबल है। दीज आर, यानी कि आप एक और बात यहां लिख सकते हैं, ग्रेजिंग टाइप फूड चेन जो होती है जीएफसी, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सन। यहां मैं लिखूंगा दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सन। तो ये डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, सन पर रहते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका ग्रेजिंग टाइप फूड चेन। अब डेट्राइटस टाइप फूड चेन पे हम आते हैं बेटे, कि डेट्राइटस टाइप फूड चेन क्या होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। अब डेट्राइटस टाइप फूड चेन होता जो है बेटा, ये वो फूड चेन होता है, द फूड चेन दैट स्टार्ट्स विद द व्हाट, डेट्राइट्स। द फूड चेन या द फूड चेन्स विच स्टार्ट, शाबाश बच्चा मेरा, विच स्टार्ट from the detritus. The food chains we start from the detritus. अब मसला है, ये डेट्राइटस आपने सुना होगा, डेट्राइटस क्या होता है बेटा, ये होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना बेटा। ये डेट्राइटस क्या होता है बेटा, ये होता है, शाबाश, आप जानते हैं, ये होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखो बेटा, हर एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता रहता है बेटे। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता रहता है बाय द डेथ ऑफ प्लांट्स। किसी भी इकोसिस्टम में प्लांट्स की डेथ होती है, एनिमल्स की डेथ होती है बेटा, फीकल मैटर ऑफ एनिमल्स होता है बेटा, जो कि वहां का डेट्राइटस कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो वो फूड चेन जो मेरा बच्चा कहां से स्टार्ट होता है, शाबाश, जो स्टार्ट होता है डेट्राइटस से, उसको हम कहते हैं डीएफसी, डेट्राइटस टाइप फूड चेन। देखिए बेटा, ये जो फूड चेन होता है बेटे, मान लो कहीं पर आपका डेट्राइटस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, कहीं पर आपका डेट्राइटस, ये रहा डेट्राइटस, ठीक है ना बेटा। डेट्राइटस कहां से बनेगा, बाय द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेट्राइटस पर मान लीजिए ये है, आपको माइक्रोब्स आएंगे, माइक्रोब्स में आपको डेट्राइटस को डिकम्पोज करने आते हैं बेटा। मान लीजिए बैक्टीरिया आ जाते हैं, मान लीजिए बेटा फंजी आते हैं बेटा, जो सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, जो बेटा इस डेट्राइटस को डिकम्पोज करते हैं बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन इट। तो फिर वहां से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। तो डेट्राइटस को कौन खाते बेटा, बैक्टीरिया प्लस फंजे। आगे इन बैक्टीरिया प्लस फंजे पर मान लीजिए, आगे इन बैक्टीरिया प्लस फंजे पर जो है बेटा मोलस्क्स, इन पर मान लीजिए आप लार्वा, अलग अलग तरीके के लार्वा, आप मोलस्क्स खाने आते हैं इनको, या आगे इन मोलस्क्स को और भी खाया जा सकता है। तो यहां पर आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं कि फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है, न कि प्रोड्यूसर से। तो ऐसा फूड चेन कहलाता है बेटा डीएफसी, डेट्राइटस टाइप फूड चेन। बोलो फर्क क्या है, जो जीएफसी है बेटा, वो जो जीएफसी है वो कहां से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, और जो डीएफसी होती है बेटा, डीएफसी डेट्राइटस से स्टार्ट होती है। तो अब ये मामला है कि डीएफसी आपको कहां मिलेगा बेटा। ये फूड चेन्स जो है बेटा, दीज फूड चेन्स आर, डीएफसी जो होता है बेटा आपके पास, दे आर फाउंड इन बोथ एक्वाटिक, ये एक्वाटिक में भी मिलते हैं बेटा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी मिलते हैं बेटा, प्लस टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं। तो दोनों जगह पर ये मिलते हैं बेटा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी। लेकिन एक बात याद रहे बेटे यहां पर, कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं, उनमें जो एनर्जी का फ्लो चलता रहता है बेटा, मेजॉरिटी ऑफ जो होता है, मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एक्वाटिक में मैंने बोला था जीएफसी के थ्रू हो रहा है बेटा फ्लो, और डीएफसी जो है बेटा एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में जो मैक्सिमम एनर्जी फ्लो हो जाती है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो फ्लो हो जाती है बेटा, वो डीएफसी के थ्रू हो जाती है। उसके कई सारे रीजन है, एक रीजन ये भी है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको डिकम्पोजर्स ज्यादा मिलते हैं। तो आपको उतना ज्यादा याद रखना है नहीं, तो आपको ये चीज याद रखनी है बेटा मेरा कि
ये जो आपको फूड चेन्स के टाइप्स बताए गए इनको याद रखना है बेटे। ट्रॉफिक लेवल क्लियर हो गया बेटा। अब मुझे बताइए ट्रॉफिक लेवल फंक्शनल लेवल होता है बेटा। फंक्शनल लेवल यानी कि कौन सी एक मतलब याद रखना है आपको बेटा, एक जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कौन सी ट्रॉफिक लेवल मिलेगी फूड चेन में, वो डिपेंड करेगा कि वो काम क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, क्या है, उसके हिसाब से। तो ये हो गया मेरा बच्चा आपका एक और क्वेश्चन, दैट इज रिकॉर्ड एज फूड चेन्स। नेक्स्ट है ना बेटा, नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो। तो नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम्स। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम्स, देखिए बेटा, आप पहले आपको समझना है कि एनर्जी फ्लो क्या है। आपको मैंने अभी एक फूड चेन बताई, जैसे मैं फिर से बता रहा हूं बेटे, समझ लीजिए, ये सन है बेटा, यहां पर आपको मिलेगा यार प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर कुछ भी हो सकता है बेटे, प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन हो सकता है, ये ग्रास हो सकता है बेटा, ये ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इकोसिस्टम आपका कैसा है। देखिए यहां पर प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स बेटा फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन होते हैं, इनके पास पिगमेंट होते हैं, ये एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ऐसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं बेटे, है कि नहीं बेटा। तो जो यहां से सन से आ रही है बेटा, वो आ रही है लाइट एनर्जी, है कि नहीं, लाइट एनर्जी, ठीक, लाइट के फॉर्म में एनर्जी आ रही है, और कहां तक जा रही है, प्रोड्यूसर्स में। प्रोड्यूसर्स जिनको आप ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि एक फूड बनाते हैं। यहां पर ये अपना बायोमास बनाएंगे, बायोमास के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, उनके अंदर एनर्जी होती है, यानी कि आपको शॉर्ट में याद रखना है कि लाइट एनर्जी जो आ गई उसको प्रोड्यूसर्स ने कन्वर्ट किया, और उन्होंने उसको कन्वर्ट किया, मैं बेटर है मैं यहां पर लिखूं केमिकल एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट किया, प्रोड्यूसर्स ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया बेटा, है कि नहीं। लेकिन अब जो एनर्जी किसने बनाई, प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम में, जो प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम ने एनर्जी बनाई, ये हमेशा के लिए इनके पास रहने वाली नहीं है, क्योंकि अगर इन्हीं के पास एनर्जी रह गई तो आगे इकोसिस्टम काम नहीं करेगा। प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंडेंट होते हैं बेटे। तो याद रखिए, यहां पर मैं एक बार फिर आपको बोलूंगा कि प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं क्या, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, वेरी गुड। प्राइमरी कंज्यूमर्स को आप हर्बिवोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं, तो ये हर्बिवोर्स हो सकते हैं बेटे, तो ये हर्बिवोर्स कहलाते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हर्बिवोर में यहां पर आपका गोट आ सकता है बेटे, आपका यहां पर रैबिट आ सकता है बेटा, आपका यहां पर इंसेक्ट आ सकता है बेटे, आपका यहां पर बच्चा मेरा शाबाश बर्ड आ सकता है, कुछ भी यार, कोई कोई इनफैक्ट हम भी आ सकते हैं, अगर हम बेटे डायरेक्टली प्लांट्स ले रहे हैं, तो प्लांट वेजिटेबल्स ले, वेजीज ले रहे हैं, तो तब हम भी इस ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे। हमारा जहां तक बेटा ताल्लुक है, हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आ सकते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है ये हो गया। तो जो एनर्जी फूड जो बनाया था, फूड एनर्जी जो बनाई थी प्रोड्यूसर्स ने, अब इसको कौन लेता है बेटा, इसको लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ गए बेटा, ठीक है कि नहीं। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास ये फूड पहुंचा, ये जो एनर्जी, देखो मैं फूड पहुंचा ना, देखो प्रोड्यूसर्स को किसने खाया, प्रोड्यूसर्स ने फूड जो बनाया वो किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने। फूड पहुंचने का मतलब है एनर्जी, फूड इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, क्योंकि फूड से ही क्या निकलती है बेटा बाद में, एनर्जी। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, है कि नहीं बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे आपको, ठीक है कि नहीं। आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में कुछ भी आ सकता है बेटे, आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में वुल्फ आ सकता है, ठीक है कि नहीं, वुल्फ, आपका इसमें जैकाल आ सकता है बेटे, आपका इसमें कोई और आ सकता है, ठीक है कि नहीं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि जो फूड प्राइमरी कंज्यूमर्स तक पहुंचा था उसको किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने। फूड ट्रांसफर हो गया तो उसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर को, आगे जाकर टर्शरी कंज्यूमर, जिसमें आपका टाइगर हो सकता है, जिसका आपका लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, टर्शरी कंज्यूमर होगा बेटा, ठीक है कि नहीं,
टर्शरी कंज्यूमर भी होगा, जिसमें आपका लॉइन आ सकता है बेटे, जिसमें आपका टाइगर आ सकता है बेटा, डिपेंडिंग, कभी हॉक भी हो सकता है टॉप कंज्यूमर, कभी कुछ शार्क भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इकोसिस्टम कैसा है। तो यहां पर बच्चा मेरा आपको एक चीज याद रखना है, देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था, वो सन था। सन के पास जो सन से जो एनर्जी आई वो प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर। तो यहां पर एटलीस्ट एक चीज आपको याद है बेटे। अच्छा बताओ, अगर मैं इनको ट्रॉफिक लेवल असाइन करूंगा तो प्रोड्यूसर को कौन देंगे बच्चा मेरा, T1, इनको कौन देंगे T2, इनको कौन देंगे बच्चा T3, इसको कौन देंगे बेटा T4। तो ये जो एनर्जी है ये ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू फ्लो हो जाती है, इसी को हम कहते हैं एनर्जी फ्लो। पहले समझना था एनर्जी फ्लो क्या होता है। अब अगर मैं बेटा बोलूं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, वो है सन, क्योंकि अल्टीमेटली सन से ही एनर्जी आई और उसी से इकोसिस्टम ऑपरेट हो गई बेटा। अब ये जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम्स फॉलोज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी कि एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम्स इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, आइए समझते हैं। देखो बेटा, मैं शॉर्ट में यहां पर आपसे एक डिस्कस करना चाहूंगा, डिस्कशन ये करना चाहूंगा। मान लीजिए बच्चा मेरा ये T1 है, ठीक है, ये बेटा मेरा T2 है, ठीक है कि नहीं बेटा, ये बच्चा मेरा T3 है, ये बेटा मेरा T4 है। समझने की बात है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन है, एनर्जी इनके थ्रू चली जाती है बेटे। आप देखिए यहां पर T1 तक क्या आई थी बेटा, T1 तक लाइट एनर्जी आई थी। लाइट एनर्जी कहां से आई थी, सन से आई थी। तो यहां से जो एनर्जी आई थी वो किस फॉर्म में आई थी बेटा, ये जो एनर्जी आई थी ये लाइट के फॉर्म में आई थी, ठीक है कि नहीं, आई थी कि नहीं आई थी, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी लाइट के फॉर्म में आई थी बेटा। अब जो ये लाइट के फॉर्म में एनर्जी आई थी, तो जब ये प्रोड्यूसर्स तक आई, प्रोड्यूसर्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, है ना, ये तो आपको पता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सुनो इधर मेरी बात बेटे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा पहले आप मुझे बताइए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एनर्जी फ्लो है ना थ्रू द इकोसिस्टम फॉलोज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है एनर्जी कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही तो आप पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट बेटे। यहां से कौन सी फॉर्म में एनर्जी आ रही है, यहां से एनर्जी आ रही है बेटा लाइट के फॉर्म में, यानी कि यहां से लाइट एनर्जी आ रही है, कहां से आ रही है, सन से आ रही है। तो T1 पर ये किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। अब ये जो केमिकल एनर्जी है यही T2 पर आएगी। T2 पे यार बेटा जो आपको हर्बिवोर्स मिलेंगे वो इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। आधी एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। ये एनर्जी यूज की जाएगी यहां पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, है ना, 1/2 mv² जो आप पढ़ते हैं। ये एनर्जी यहां पर मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये आगे आप देख सकते बेटे, जब ये एनर्जी आगे बढ़ती है तो ये अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। तो यानी कि जो इकोसिस्टम में एनर्जी आई बेटा, जिस फॉर्म में आई थी वो लाइट के फॉर्म में थी, फिर लाइट के फॉर्म में ये नहीं रही, आगे आगे एनर्जी बढ़ती गई है, डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती रही, जिसमें हीट एनर्जी आएगी, जिसमें केमिकल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, जिसमें कुछ और एनर्जीज आएंगे बेटा। तो ये चीज होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। इकोसिस्टम में खुद कई एनर्जी बेटा नहीं बन रही है, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है बेटा। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, यानी कि सन से आ रही है फिर अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और जब ये एनर्जी आगे आगे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में पहुंचती है, ये अपनी फॉर्म बदलती रहती है बेटा, और कभी भी वापस ऐसा नहीं है बेटा कि वापस ये कभी भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में फिर नहीं चलेगी। एक बार आप बोलेंगे सर ये एनर्जी फाइनली जाती है कहां, ये यूनिवर्स में चली जाती है और ये यूनिवर्स की रैंडमनेस से एंट्रोपी को बढ़ा देती है। वो इधर हमारा डिस्कशन है नहीं, हमारा डिस्कशन है कि जो एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम्स होता है वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को मतलब बेटा ओबे करता है, जैसे कि यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो गया बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो यहां पर अप्लाई हो गया, और इससे हमें एक चीज पता चला कि एनर्जी फ्लो, यहां पर हमें एक चीज का पता चला कि एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम्स, एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम्स और थ्रू द फूड चेन्स व्हाटएवर, है ना, इज यूनिडायरेक्शनल,
ठीक है ना बेटा, मेरा याद रखना है। तो क्या पता चला आपको, एनर्जी आई थी लाइट के फॉर्म में, फिर ये अपनी फॉर्म्स बदलती रही। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि वापस ये एनर्जी लाइट में चली जाए, कन्वर्ट हो जाए और वापस ये सन तक चली जाए, ये कभी मुमकिन नहीं है। एनर्जी जो फ्लो कर रहा है बेटा वो हमेशा T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, एक ही डायरेक्शन में। यू वुड नेवर फाइंड एनर्जी फ्लोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। और यहां पर आपको ये भी पता चला कि इकोसिस्टम में एनर्जी आउट ऑफ नथिंग नहीं आती है, यहां पर एनर्जी आती है सन से, और सन से जो एनर्जी आती है उसी को एक अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो एनर्जी फ्लो through the food chains, energy flow through the food chains follow laws of thermodynamics. पहले ये वाला पॉइंट लिखना है बेटे, ठीक है। पहले जब भी आप लिखेंगे एनर्जी फ्लो में, तो पहले आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम्स फॉलो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर ये आप लिखेंगे पहले, है ना। फिर आप लिखेंगे इट फॉलोज फर्स्ट एज वेल एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम्स फॉलो बोथ, ठीक है ना, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एनर्जी फ्लो दोनों लॉज को ओबे करती है बेटा, फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकेंड लॉ। फिर आप फर्स्ट लॉ में लिखेंगे, फर्स्ट लॉ में आप लिखेंगे कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम्स इज सन एंड द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट what forms, and you can write down that energy flow through the food chains is unidirectional. अब तो ये फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड लॉ की थोड़ी बात की जाए बेटे यहाँ पर। अब अगर मैं सेकंड लॉ की बात कहूंगा बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता है। यानी कि जब भी किसी सिस्टम के पास एनर्जी आती है बेटा, एनर्जी से आपको पता है वर्क हो जाती है, और जो किसी भी सिस्टम में या किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जितनी एनर्जी आती है बेटा, वो सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो जाती, उसमें से उस एनर्जी का एक हिस्सा लॉस भी हो जाता है। नो एनर्जी ट्रांजैक्शन, नो एनर्जी ट्रांसफर इज 100% एफिशिएंट, ये भी आप जानते हैं। चलो इसको थोड़ा समझते हैं बेटे। तो यहां पर मैं आपको एक और बात कहूंगा बेटे, एक और बार मैं वही लिख रहा हूं, T1, T2, T3 एंड T4, है ना बेटा, याद रखिए आप। एक चीज आप जितनी भी देखो एनर्जी यहां पर आई, मान लो सन से एनर्जी आई, फोटोसिंथेसिस की हो गई, लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। अब आप जानते हैं बेटा कि जब इस ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी आई, ये सारी एनर्जी जो है ना बेटा, ये वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। T1 पर भी जो एनर्जी आएगी, सारी एनर्जी से बायोमास नहीं बनेगा, कुछ लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब देखो बेटा, यहां पर मैं आपको एक बात समझाता हूं। जब T1 से T2 तक एनर्जी चली जाती है, आपको पता है यहां से यहां कुल जो नेट एनर्जी आती है T2 तक, सिर्फ शाबाश बेटा 10% ही एनर्जी आ जाती है। यानी कि जब T1 से T2 तक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, सिर्फ एनर्जी का 10% ही T2 पर पहुंचेगा। रेस्ट ऑफ द एनर्जी वुड बी लॉस्ट एज हीट। यहां से जो एनर्जी होगी बेटा, वो हीट में लॉस होगी एंड इन अदर लॉसेज, तो बाकी लॉसेज में भी ये इन्वॉल्व हो जाएंगे बेटे। तो यहां से यहां जो एनर्जी नेट ट्रांसफर होगी वो T2 10% होगी। वैसे यहां से यहां जो नेट एनर्जी ट्रांसफर होगी वो 10 होगी, वो 10 होगी बेटे, जिसको आप कहते हैं लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ। तो यहां पर आपने याद रखना है बेटा, लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ। तो ये हो गया बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ। तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो रहा है बेटा, जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी पहुंचती है बेटा, सिर्फ 10% ही पहुंचती है। वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि कभी भी एनर्जी ट्रांसफर जो होता है 100% नहीं होता है। किसी भी सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी आ जाती है वो सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, उसमें एक हिस्सा लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी। तो इस तरीके से आपको क्लियर हुआ होना चाहिए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी अप्लाई हो जाता है। आइए आपकी एनसीईआरटी पे एक नजर हम डालते हैं। आप देखिए बेटे, ये सन दिखाया गया है, ठीक है। सन से डायरेक्टली कोई हिस्सा जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है, ठीक है, और कोई हिस्सा जो है ये एनसीईआरटी दिखा रही है। शाबाश। कहां पर ये पढ़ रही है? ये पढ़ रही है बच्चा मेरा, ये पढ़ रही है कहां? ये पढ़ रही है बच्चा मेरा, कौन सा यूज करेंगे?
शाबाश, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स पर पड़ गई, ठीक है। प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स है। और फिर जो है एनर्जी देखिए आप यहां से दिखा रही है एनसीईआरटी, ट्रांसफर हो रही है ना, और ये ट्रांसफर हो रही है तो ये T2 पर पहुंच रही है। लेकिन जितनी भी एनर्जी T1 से T2 तक सारी एनर्जी नहीं पहुंचती है, इसमें एक हिस्सा लॉस हो जाता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ हीट। T2 से सेकंड ट्रॉफिक लेवल से T3 तक जो आती है बेटा एनर्जी, ये भी 100% ट्रांसफर नहीं होती है, इसमें एक अच्छा खासा परसेंट लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि यहां से जो नेट एनर्जी थी उसका 10% इधर तक आ जाएगा। जो लैंड जहां यहां से यहां जो नेट एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो 10% होगा, जिसको आप लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ कहते हैं। देखो यहां से फिर फाइनली एनर्जी यहां आती है और यहां पर भी एनर्जी का एक हिस्सा जाया होता है। यानी कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, इट्स नेवर 100% एफिशिएंट। इसमें 10% हो जाता है और एनर्जी रेस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस हो जाती है बेटा, ठीक है। फिर यहां पर एनसीईआरटी ने दिखाया है ये जो है डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोज करेंगे बेटे, तो या यहाँ पर जो बेटा सॉरी यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने दिखाया है एक और ये भी एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, यहाँ से भी एनर्जी फ्लो हो सकती है। तो एनर्जी कहीं से भी फ्लो हो सकती है बेटा मेरा। तो यहाँ पर ये जो आपका हो गया ये हो गया एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम्स। तो ये एक और चीज हो गया बेटा, ठीक है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। अब आइए डिकम्पोजिशन की बातें करते हैं बेटे। देखो ये जो जहां तक ताल्लुक है बेटा इकोसिस्टम में बहुत सारे आपने देखिए फंक्शन हो रही है बेटा। प्रोडक्टिविटी, फूड बन रहा है बेटा, बायोमास बन रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजर्स को किसी भी इकोसिस्टम से आप हटाएंगे बेटा, ये जो इकोसिस्टम है ये कोलैप्स हो जाएगा। अब आपको बोर्ड में लिखना है क्या है वो डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा। इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ, डिकम्पोजिशन के बारे में मैं लिखूंगा एक यहां पर, इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस है ना बेटा। इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस और डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर, इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस और डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, सिंपलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या होता है बेटे, शाबाश, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस का ब्रेक होना, है ना। किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इधर आप बेटा मिनरल्स भी लिख सकते हैं बेटे मेरे। तो मिनरल्स में ब्रेक डाउन होना, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, है ना बेटा। अब डिकम्पोजिशन के लिए डेट्राइटस इंपॉर्टेंट है। डेट्राइटस कहां से आएगा, डेट्राइटस आएगा फ्रॉम द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये क्या होता है बेटा, देखो बच्चा मेरा सुनो इधर मेरी बात। डिकम्पोजिशन में कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा। डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, ये आप लिखेंगे इधर, डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, है ना, ठीक है कि नहीं बेटा। डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, है ना। नंबर 1 जिसमें हम लिख सकते हैं बेटे फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, लीचिंग हो रहा है बेटे, ह्यूमस का बनना, हिमिफिकेशन हो रहा है बेटे, और पांचवा जो है बेटा हिमिफिकेशन के बाद वो है मिनरलाइजेशन, है ना। अब आप याद रखेंगे बेटा मेरा, ये सारे जो स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन में, बहुत सारे जो स्टेप होते हैं ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है कि जब तक फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तब तक कैटाबॉलिज्म ना होगा, और जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है उस टाइम लीचिंग ना होगी, जब लीचिंग हो रही है उसमें, तो ये सारे मतलब साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या लिखा आपने, डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखी, फिर आपने लिखा बेटा मेरा डिकम्पोजिशन के कई स्टेप्स होते हैं।
यहां पर अगर फ्रेगमेंटेशन में बोलेंगे तो ये सिंपल चीज है, खुद भी आप लिख सकते हैं, इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, है ना। फ्रेगमेंटेशन होता है फ्रेगमेंट्स होने, डेट्राइट्स का फ्रेगमेंट होना, छोटे छोटे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, है ना। ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, है ना। बस इतना काफी है, लिख लीजिए आप। डिकम्पोजिशन बेटा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, जो लार्ज साइज डेट्राइट्स होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा, उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। अब एंजाइमेटिक एक्शन जो होगी उसमें प्रॉपरली होगी, तो ये पहला चीज होता है। अब कैटाबॉलिज्म क्या होगा, देखो बेटा, द ऑर्गेनिज्म्स, यहां पर एक पॉइंट आपको लिखना है, द ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स, और दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। द मेजर डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम्स आर बैक्टीरिया एंड फंजी। ये पॉइंट आपको इधर यहां ऐड करना जरूरी रहेगा बेटा। The organisms which carry out the process of decomposition in the ecosystem are called as decomposers or saprophytes, ठीक है ना। The major decomposers in the ecosystems of are bacteria and fungi। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, कैटाबॉलिज्म होता है जो ये कैटाबॉलिज्म क्या है बेटे, जैसे मैं आपको बता दूंगा, ये कोई डेट्राइटस का पीस है ऐसे मान लो, ठीक है। इस पर, इस डेट्राइटस पर मान लीजिए एक्ट कर रहे बेटे, ये कर रहे इस पर एक्ट बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पर मान लीजिए मैं बैक्टीरिया बना रहा हूँ, ये इस पर बेटा कर रहे एक्ट, या इसी डेट्राइटस पर मान लीजिए आप, ये यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ बेटे, कुछ फंजे हैं ना जिनकी माइसिलियल बॉडी होती है, ठीक है, या यूनिसेलुलर भी कुछ फंजे हो सकते हैं, ठीक है। ये भी इस पर बेटा क्या करते हैं, सिक्रीट एंजाइम। और जब ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं बेटा, चाहे बैक्टीरिया की बात हो चाहे फंजे की बात हो, तो यहाँ पर मैं फंजे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जब फंजे और बैक्टीरिया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इस पे सिक्रीट करते हैं बेटा, इट गेट्स व्हाट इज कॉल्ड एज कन्वर्टेड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज, शाबाश, सिंपलर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म इज breakdown of, शाबाश, तो breakdown of कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, मैंने अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइटस लिख सकते हैं आप, है ना, इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर, इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक and organic nutrients into what, SIMPLER, simpler inorganic and organic nutrients, inorganic and organic nutrients में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। पहले लार्ज साइज डेट्राइट को स्मॉल साइज में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद मेरे बच्चे क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि बैक्टीरियल माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होती है, फिर ये सिंपलर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होती है बेटा। लीचिंग, अब लीचिंग में क्या होता है बेटा, जो ही डिग्रेडेशन होती रहती है, जितना ये सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है बेटा, कुछ वाटर सॉल्युबल जो होंगे न्यूट्रिएंट्स, दे वुड व्हाट इज कॉल्ड एज लीच्ड, यानी कि वो वाटर के साथ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल, दैट्स कॉल्ड एज लीचिंग। तो लीचिंग क्या होता है, जो भी वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होंगे या जो भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे बेटा, वो वाटर के साथ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल, दैट्स कॉल्ड एज लीचिंग। तो लीचिंग में हम क्या करेंगे बेटे, लीचिंग आप लिख सकते हैं बेटा, इट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल, इट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स इनटू द डीपर लेयर्स, ठीक है ना बेटा, ठीक है, इनटू द डीपर लेयर्स, लीचिंग कहलाता है बेटा। अब ह्यूमिफिकेशन होता है बेटा ह्यूमस का बनना, ठीक है। यहां पर मैं स्लाइड चेंज करता हूं बेटे, तो यहां पर आप ह्यूमिफिकेशन क्या होता है आइए समझते हैं। है ना, ह्यूमिफिकेशन होता है, अगर आप पहले याद रखेंगे, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन होता है बेटा मेरा फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है बेटा। अब ये मसला है कि ह्यूमस किसको कहते हैं बेटा, ये एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सबस्टेंस, ठीक है ना बेटा, जो मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड आप कह सकते हैं, डार्क कलर्ड कोलाइडल मटेरियल होता है बेटा, जिसको आप ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस इज डार्क कलर्ड amorphous
कोलाइडल material formed during decomposition. ठीक है, तो ये याद रखना है। ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमस क्या होता है बेटा? ये एक डार्क कलर्ड एमॉर्फस कोलाइडल मटेरियल बनता है बेटा, शाबाश। किसके दौरान? डिकम्पोजिशन के दौरान इसको ह्यूमस कहते हैं। अब ये जो ह्यूमस है ना बेटा, ह्यूमस जो है it acts as humus acts as reservoir of nutrients, तो it is extremely resistant to degradation। यानी कि जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस इज एक्सट्रीमली resistant to microbial degradation। यानी कि एक ये बचा मेरा एक रेजिस्टेंट मटेरियल होता है और कुछ ही माइक्रोब्स होते हैं, कुछ ही स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो किसको फिर बाद में ब्रेक कर पाते हैं? ह्यूमस को। तो होता क्या है बेटा? होता ये है कि ये जो ह्यूमस होता है फिर इसमें आराम से इस पर माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं और मिनरल्स जो होते हैं बेटा, मिनरल्स निकलते रहते हैं, ठीक है। और वही मिनरल्स जो निकलते हैं वो प्लांट फिर से बेटा एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एसिमुलेट करते हैं, फिर ये अगेन प्लांट बायोमास में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इट्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, इट डिकम्पोजेज एट ए वेरी वेरी स्लो रेट, और इसी से फिर मिनरल्स आते रहते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अब ये जो हो गया, दिस इज एनफ अबाउट रिकॉर्ड एज ह्यूमिफिकेशन। जो आप याद रखना है, ये जो ह्यूमिफिकेशन होता है बेटा, ये लीचिंग को भी कम करता है। जितना ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा उतना लीचिंग भी कम हो जाता है। दूसरा, ये जो सॉइल को बेटा बड़ा फर्टाइल बना लेता है, सॉइल को ये इसकी एरिएशन भी बढ़ा देता है। तो बाकी चीजें भी जो है वो इसके बारे में याद रखनी है। तो ये हो गया ह्यूमिफिकेशन। तो आपको बेटा मैं अगर कहूं तो कौन कौन सा स्टेप आ गया? फ्रेगमेंटेशन हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, लीचिंग हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया और मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन भी ऑलरेडी जो है वो मैंने बोला। देखो अब मिनरलाइजेशन क्या है? मान लो यहां पर ये बेटा ह्यूमस बना है, मान लो ये बेटा ह्यूमस बना है, ठीक है, कोलाइडल होता है, ठीक है, ये मान लो ह्यूमस बन गया है, ठीक है। अब ह्यूमस पर जब माइक्रोब्स एक्ट करेंगे, है ना, ये ह्यूमस है बेटा, व्हाट इज इट? इट्स ह्यूमस। इस पर बेटा ह्यूमस पर फिर माइक्रोब्स एक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द मिनरल्स। हाँ, ह्यूमस से मिनरल ह्यूमस का बनना था ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस से मिनरल बनना बेटा, इसी प्रोसेस को आप कह सकते हैं ह्यूमस से मिनरल का बनना कहलाता है बेटा मेरा, शाबाश, मिनरलाइजेशन। इसी को हम कहते हैं बेटा मिनरलाइजेशन। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन वाला टॉपिक। अब डिकम्पोजिशन में एक और चीज आता है बेटा कभी कभार, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। किस रेट पर डिकम्पोजिशन होगा, ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा? आइए बात को समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, वो मैं बाद में लिखूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो पहला मसला है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में याद रखना है, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस। इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस। ये एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है बेटे, ठीक है। यानी कि पहली जो डिसाइड जो करेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वो कि सॉइल में ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं। तो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेन रीजंस, है ना, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर सॉइल में ठीक ठाक गैसेस कंपोजिशन, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो फिर जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो होगा तेज होगा। तो जितना कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा सॉइल के अंदर, कंटेंट ऑफ O2 जितना ज्यादा होगा, तो उधर ही आरओडी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा। एनसीईआरटी ने लिखा है एक टर्म, वो याद रखेंगे, अगर सॉइल में कभी कभार एनारोबिसिस होता है, एनारोबिसिस क्या होता है बेटा? अगर सॉइल में एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो गई है, एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन कम हो गया या ऑक्सीजन नहीं है सॉइल के अंदर, तो फिर उस कंडीशन को एनारोबिसिस कहते हैं। और एनारोबिसिस में बेटा जो डिकम्पोजिशन होती है एक्सट्रीमली स्लो, डिकम्पोजिशन एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगी बेटा, डिकम्पोजिशन बहुत स्लो पड़ जाएगी, इसको एनारोबिसिस के नाम से हम जानते हैं। दूसरा चीज जो है बेटा
वो है सॉइल के अंदर मॉइस्चर का होना इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा। दूसरा है बेटा सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर है ना। देखो बेटा, आपको पता है डिकम्पोजिशन किन से होता है बेटा? एंजाइम्स से। एंजाइम्स कहाँ आते हैं बेटा? कहाँ से आते हैं बेटा? बैक्टीरिया और फंजे से। और आपको पता है एंजाइम्स ऑलवेज नीड ए मीडियम टू एक्ट, यानी कि ये वाटर में ही काम करते हैं बेटे, एक मीडियम होना चाहिए इनकी एक्शन के लिए। तो सॉइल में मॉइस्चर का होना जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल मॉइस्ट है, डिकम्पोजर्स अच्छे से काम कर पाएंगे बेटा, और डिकम्पोजिशन का रेट भी अच्छा होगा। तो यहां पर जो मॉइस्ट सॉइल्स कहेंगे हम, मॉइस्ट सॉइल्स जो है बेटा, उनमें जो आरओडी है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, वो अच्छा खासा होता है बेटे। अगर सॉइल ड्राई हो गई, यानी कि ड्राई सॉइल्स है ना बेटे, ड्राई सॉइल्स में आपको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है बेटा वो कम हो जाएगा। तो यहां तक जो हम डिस्कस करते आ चुके हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें हमने पहला जो डिस्कस कर दिया बेटा वो था, शाबाश, ऑक्सीजन का होना इंपॉर्टेंट है, सॉइल में मॉइस्चर का होना भी इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरी चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है, ये बीच में हिजासर आ गए एंड ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आई एम मैनेजिंग इट, आई एम नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। तो जो तीसरा चीज है बेटा जिस पे डिकम्पोजिशन मैटर करेगी वो टेम्परेचर है बेटा। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है मेरा बच्चा, टेम्परेचर यू नो, टेम्परेचर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट रेगुलेट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। आपने सुना होगा विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, है ना। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना, ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना बेटा डिकम्पोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो कोल्डर, अगर कहीं कोल्डर सॉइल्स है या पोलर एरियाज है, पोलर एरियाज में डिकम्पोजिशन भी कम होता है, मिनरल साइक्लिंग भी कम होती है। लेकिन जो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर होना बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज व्हाट? एसेंशियल फॉर डिकम्पोजिशन, एसेंशियल फॉर डिकम्पोजिशन। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ चीजें हैं जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बेटा अफेक्ट करेगी। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज, शाबाश, नेचर ऑफ द डेट्राइटस। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन also depends on rate of decomposition, also depends on the chemical, or I can say nature of detritus, nature of detritus। डेट्राइटस किस नेचर का होगा इस पर भी बेटा मेरा ये डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपका जो डेट्राइटस है दैट इज रिच इन लिग्निन या व्हाट यू कॉल्ड एज सुब्रिन, यानी कि अगर आपका जो डेट्राइट्स है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, अगर ये लिग्निन रिच है या सुबरिन रिच है बेटा, यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स ये जो पॉलीसेक्राइड्स इन्वॉल्व है, तो फिर रेट ऑफ जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो होता है। यानी कि कुछ चीज़ें जो होती है, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो दे आर इजिली व्हाट इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल, वो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, और कुछ को डिग्रेड होने में टाइम लगता है। यानी कि इफ यूर डेट्राइटिस इज रिच इन व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स लाइक लिग्निन, सुब्रिन, इट वुड बी स्लोली डिकम्पोज्ड। अदरवाइज अगर आपका जो बेटा अगर आपका जो है ना बेटे कौन डेट्राइटस, ये बेटा सिंपलर कंपाउंड्स का बना है, जैसे इफ यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज स्टार्च, स्टार्च का वेस्ट है आपके पास, ये स्टार्च रिच वेस्ट है आपके पास, ये मैं आपको कह सकता हूँ बेटे। या अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जो नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन रिच कंपाउंड आपके पास है, यानी कि नाइट्रोजन रिच डेट्राइटस है, नाइट्रोजन रिच डेट्राइटस है बेटा मेरा, वो नाइट्रोजन रिच डेट्राइटस भी इजिली बायोडिग्रेडेबल है। दिस एंड्स अप अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिकम्पोजिशन। हाँ, तो डिकम्पोजिशन का जो सिग्निफिकेंस है वो इधर पर हम डिस्कस कर लेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजिशन जो है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजिशन की जब बात करेंगे हम बेटा, वो ये है कि इट इज इन्वॉल्व इन मिनरल साइक्लिंग, है ना। तो ये सिंपल सी बात है बेटे, अगर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर डेट्राइटस बढ़ता गया,
डिकम्पोजिशन नहीं हो गई तो मिनरल साइकिलिंग रुक जाएगी, है ना। और जो बेटा एनवायरनमेंट है वो कभी साफ नहीं हो पाएगा, मिनरल साइकिलिंग रुकेगी तो फोटोसिंथेसिस रुकेगी तो ओवरऑल इकोसिस्टम कोलैप्स होने लगेंगे। तो दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द इकोलॉजी इज इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो आइए बात करते हैं बेटे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है बेटे, व्हाट इज दैट? दैट इज इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। क्या है बेटे ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स? आइए इस बात को हम समझ लेते हैं। देखिए बेटे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था चार्ल्स एल्टन ने। वो दिया था बच्चा मेरा किसने? चार्ल्स एल्टन। तो कभी कभार इनको एल्टोनियन पैरामीटर्स के नाम से भी जाना जाता है। एल्टोनियन, कभी कभार इनको शाबाश एल्टोनियन पैरामीटर्स के नाम से भी जाना जाता है क्या ये पैरामीटर्स? आइए समझते हैं। तो आज अभी हम बात करेंगे, वी वर डिस्कसिंग फूड चेन्स। जब फूड चेन्स की हम बात करेंगे तो फूड चेन में आपको अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स मिलती है। दैट इज नाउ क्लियर टू यू, टू एवरीबॉडी ऑफ यू, है ना। फूड चेन के अंदर हमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स मिलती है, जैसे T1, T2, T3, T4। चलिए बेटा हम मान लेते हैं ये 4 ट्रॉफिक लेवल्स है हमारी फूड चेन के अंदर, है ना। अब जब मैं ट्रॉफिक लेवल 1 की बात कर रहा हूं बेटे, मुझे बताओ कौन आएंगे इधर? शाबाश, अगर एक ग्रेजिंग टाइप फूड चेन की बात है तो यहां पर आएंगे प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर्स जो आएंगे इधर, यहां पर एक नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होगा ना। मतलब ये मत है अगर आप ग्रासलैंड में जाएंगे, अगर आप यूनिट एरिया के हिसाब से लेंगे, उसमें कई सारे प्रोड्यूसर्स आपको नजर आएंगे। यानी कि इस ट्रॉफिक लेवल पर एक नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होगा या एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होगा। तो एक तो ये चीज है। फिर देखिए हम T2 पर आते हैं, जहां के जिनको हम T2 पे जो उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं बेटे, यहां पर भी एक नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा, ठीक है। सो यहां पर भी एक नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा और यहां पर भी एक नंबर ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर्स होगा। सो ईच ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन वुड बी ऑक्यूपाइड बाय अ डेफिनेट नंबर ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल्स, है ना, डेफिनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट दैट ट्रॉफिक लेवल। तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है एट ईच ट्रॉफिक लेवल? दैट वी कैन रिप्रेजेंट बाय ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज पैरामिड ऑफ नंबर्स। देखो बेटा, यानी कि यहां पर आप 3 देखो, इस T1 पर हम 3 पैरामीटर को मतलब ना पढ़ सकते हैं। एक, इस T1 पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना है, ठीक है। या मैं इस सिंपल टर्म्स में बेटे आपसे बात करना चाहूंगा ऐसे, मैं आपसे सिंपल टर्म में बात करना चाहूंगा बेटा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक डेफिनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ बायोमास होगा या कुछ अमाउंट ऑफ बायोमास होगा, या हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो एक इस ट्रॉफिक लेवल पर हम 3 पैरामीटर्स को पढ़ सकते हैं ना। तो इन फूड चेन्स के अंदर ईच ट्रॉफिक लेवल पर हम 3 चीजें पढ़ सकते हैं: नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल, अवेलेबल अमाउंट ऑफ बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इन्हीं पैरामीटर्स को हम, चाहे हम 3 पैरामीटर्स, वन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन, वन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन, नंबर सेकंड बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल, बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल, है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, है ना। तो ये तीनों पैरामीटर्स को हम फूड चेन्स में पढ़ते हैं, समझते हैं थ्रू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। So question is, what are ecological parameters? These are geometrical figures. These are geometrical figures used to
represent various parameters these are geometrical figures used to represent various parameters at each trophic level of the food chain, at each trophic level of food chain, है ना। तो ये आपका बेटा बन गया इकोलॉजिकल पिरामिड। अब आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ट्रॉफिक लेवल पर? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, बायोमास कितना है और अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटे। तो पहला चीज हम समझते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो व्हाट इज पिरामिड ऑफ नंबर्स? व्हाट इज पिरामिड ऑफ नंबर्स ये समझते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट number of individuals at each trophic level of the food chain, at each trophic level of the food chain। जब हम पिरामिड की बात करते हैं बेटा, आप जानते हैं कि पिरामिड जो होता है मोस्टली जो होता है उसकी बेस जो होती है वो वाइड होती है ना, ब्रॉड होती है, और टिप जो होता है बेटा वो, या एपेक्स जो होता है वो नैरो होता है बेटा। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स को समझने के लिए मैं आपके साथ बेटे डायरेक्टली देखिए बेटे, इस वाली चीज को मैं डिस्कस करूंगा। मान लीजिए ये जो यहां पर दिखाया गया है बेटा, दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर्स। यहां पर ये पिरामिड ऑफ नंबर्स किसी फूड चेन के लिए ऑब्वियसली हमने बेटा ड्रा किया होगा, या ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होगा ये डेफिनेटली किसी फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा। देखिए बेटा, यहां तक तो आपको क्लियर है कि ये हमारा T1 है, T1 पर प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये हमारा T2 है, T2 का मतलब बेटा प्राइमरी कंज्यूमर है ना, T3 का मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर, और T4 का मतलब टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर। अब देखिए, जब मैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करूंगा, देखिए आप एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि 100,000, 10 लाख, 10 लाख, 58,42,000 इंडिविजुअल्स जो है ये पहली ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर का नंबर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट इज कॉल्ड एज। जब आप T2 पर देखेंगे बेटा, देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज्यादा है, इससे कम जो है बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर इससे भी कम है, और शाबाश जो टर्शियरी कंज्यूमर्स है वो सबसे कम है। यानी कि जब आपने ये ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया, ठीक है, इसका बेस क्या बन गया, ब्रॉड, और उसका टिप क्या बन गया, एपेक्स क्या बन गया, नैरो, तो ये पिरामिड की शेप लेता है। इसको कहते हैं हम बेटा व्हाट, पिरामिड ऑफ नंबर्स। यानी कि देखो बेटा, ये कैसा पिरामिड ऑफ नंबर्स होगा, ये किस फूड चेन के लिए फिट होगा, आइए समझते हैं बेटा। मैं आपको एक फूड चेन ऐसे समझाता हूं मेरे बच्चे। किसी भी, मान लीजिए हम इकोसिस्टम में चले गए, मान ले वहां पर एक ग्रेजिंग टाइप फूड चेन हम समझते हैं। लेट अस सपोज वी टेक ग्रासेस, है ना। ग्रासेस के बाद हम लेंगे रैबिट, रैबिट के बाद ठीक है हम लेंगे मान लीजिए आप टाइगर, है ना, टाइगर या वॉट एवर वुल्फ। देखिए बेटे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, या टाइगर के बाद हम लेंगे लॉयन। ठीक, समझने की बात है। देखो अगर आप T1 पर देखेंगे, क्या ग्रासेस का नंबर बहुत ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा ग्रासेस। मान लीजिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे बड़ा हमने ये बनाया। ठीक है, इसी एरिया में अगर आप देखेंगे रैबिट्स का नंबर ऑब्वियसली ग्रासेस से कम होगा, मगर टाइगर से ज्यादा होगा। तो इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है, ये तो प्रोड्यूसर्स थे बेटे, इनका नंबर तो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इसी एरिया में मिलने वाले टाइगर जो होंगे डेफिनेटली रैबिट से कम होंगे, ठीक है कि नहीं। तो टाइगर जो हम सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये यहां पर दिखा रहे बेटे, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और लाइन इस पूरी एरिया में मान लो 1, 2 या 10 हो सकते हैं, जितने भी होंगे, लेकिन होंगे इनसे कम ही। तो ये जो हम इस पिरामिड को हम कहते हैं बेटा पिरामिड ऑफ नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर्स। व्हाई दिस पिरामिड इज पिरामिड ऑफ नंबर्स, है ना, क्योंकि ये जो पिरामिड हमें दिखाता है, क्या हमें समझाता है, ये पिरामिड हमें ये समझाता है कि फूड चेन के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर
फूड चेन के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना है, यानी कि T1 पर ट्रॉफिक लेवल 1 को कितने इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, T2 पे कितने इंडिविजुअल्स है, T3 पर, T4 पे। तो ये दर्शा रहा है बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे बेटा पैरामिड ऑफ नंबर्स। तो क्या है बेटा मेरा ये है पैरामिड ऑफ नंबर। ये नंबर्स का पैरामिड होता है बेटे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पैरामिड है, याद रखना है मेरे बच्चों को, रेड से मैं इधर दिखा रहा हूं, इस पैरामिड को आप कहेंगे अपराइट पैरामिड, है ना। अपराइट पैरामिड कहेंगे आप। क्यों कहेंगे अपराइट? क्योंकि इसका बेस जो है वो ब्रॉड है और इसका जो नॉर्मली ये बेस इसका जो है वो ब्रॉड है और टिप जो एपेक्स जो है वो नैरो है। तो ऐसे पैरामिड को आप अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। और मोस्टली अगर आप इकोसिस्टम्स में देखेंगे, मोस्टली अगर आप फूड चेन्स में देखेंगे, ये पैरामिड जो है बेटा ये मोस्टली अपराइट ही आता है, ये मोस्टली अपराइट ही आता है। तो पैरामिड ऑफ नंबर्स मोस्टली अपराइट। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। इट कैन बी समटाइम्स इवन कॉल्ड एज इन्वर्टेड एज वेल। कभी आपको ऐसा पैरामिड ऑफ नंबर भी मिलेगा जो क्या हो सकता है, इन्वर्टेड। जैसे मैं आपको यहां पर एक चीज समझाता हूं, आइए बेटा देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सिंगल ट्री है, ठीक है ना बेटा। मेरे पास मान लीजिए एक सिंगल ट्री है, ये सिंगल ट्री है मेरे पास बेटा, ठीक है। इस ट्री पर बेटा कई सारे बर्ड्स है। ट्री कितने हैं? ट्री तो एक ही है बेटा। इसमें इस पर बेटा सेवरल बर्ड्स आ रहे हैं बेटा, ठीक है। और इन सेवरल बर्ड्स पर कई सारे पैरासाइट्स हैं, ठीक है कि नहीं। इन पर क्या है? कई पैरासाइट्स। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे फूड चेन को, T1 पर तो ट्री आएंगे, T2 पर तो ये बर्ड्स आएंगे, है ना, T3 पर ये पैरासाइट्स आएंगे जो इन बर्ड्स पर होंगे। तो कभी कभार ये भी हो सकता है कि ट्री जो है बेटा ये एक ही है कि नहीं। ट्री तो एक ही है, T2 तो कंपैरेटिवली ज्यादा है इससे, और T3 मान लीजिए इससे भी ज्यादा है। तो कभी कभार ये जो इधर बन गया पैरामिड ऑफ नंबर्स, ये बन गए इन्वर्टेड। तो कहने का मतलब है पैरामिड ऑफ नंबर्स कैन इवन बी इन्वर्टेड। कई कभार ये इन्वर्टेड भी हो सकता है बेटा मेरा, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये जो पैरामिड ऑफ नंबर होता है ये होता है बेटा व्हाट? अपराइट। इसी तरीके से मैं दूसरा आप पैरामिड डिस्कस करने वाला हूं, वो है पैरामिड ऑफ बायोमास। अच्छा देखो बेटा, ये जो पैरामिड ऑफ बायोमास है, हर एक ट्रॉफिक लेवल के, फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक अमाउंट ऑफ बायोमास होता है ना। फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एक अमाउंट ऑफ डिफाइंड अमाउंट ऑफ बायोमास होता है बेटा, एक बायोमास होता है। यानी कि T1 पर कितना बायोमास है, T2 पर कितना बायोमास है, T3 पर कितना बायोमास है, T4 पर कितना बायोमास है, ये भी हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिगर्स से, जिनको हम कहते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास। सो व्हाट इज पैरामिड ऑफ बायोमास? Pyramid of biomass, it's a geometrical figure, you can say it's a geometrical figure। एक geometrical figure होता है बेटा representing amount of biomass, representing amount of biomass at each trophic level of the food chain। Amount of biomass present at each trophic level of the food chain, at each trophic level of the food chain। याद रखेंगे बेटे आप इस चीज को, यानी कि पैरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है बेटे? पैरामिड ऑफ बायोमास जो होता है ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जो किस चीज को दर्शाती है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास अवेलेबल है। अगर सबसे ज्यादा अवेलेबल T1 पर है तो सबसे ब्रॉड ये बनेगा, मान लीजिए ऐसे बनेगा। अगर T2 पर इससे कम है तो ऐसे बनेगा बेटा मेरा। अगर T3 पर इससे भी कम है तो ऐसा बनेगा, T4 पे सबसे कम है तो ऐसा बनेगा। तो अगेन इसकी जो बेस है ये ब्रॉड बन गई, और अगेन जो है इसकी बेस जो एपेक्स है वो नैरो बन गया बेटा। तो ये एक पैरामिड बनता है, इसी पैरामिड को हम कहते हैं मेरे बच्चे व्हाट? पैरामिड ऑफ बायोमास। अब इस पैरामिड ऑफ बायोमास के हवाले से जब बात की जाती है बेटा, पैरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट। Pyramid of biomass is generally upright। ये जनरली अपराइट होता है, यानी कि T1 पे ज्यादा बायोमास होता है कंपैरिजन टू T2, मगर समटाइम्स एक्सेप्शनली ये भी कभी कभार इन्वर्टेड हो सकता है। तो यहां पर बेटा मेरा
आइए इस चीज को देखते हैं बेटे, जो कि आपके एनसीईआरटी ने दिखाया है। ये कोई फूड चेन है, मान लीजिए यही कोई ग्रेजिंग टाइप फूड चेन है, मान लीजिए यही किसी ग्रासलैंड में जाके हमें फूड चेन मिल रही है, ठीक है कि नहीं बेटा। मान लो यही अगेन हमारा ग्रासेस, ग्रासेस से हमारा ये जो मिलेगा बेटे, ग्रासेस के बाद जो हमारा है वो है मेरे बच्चे, मान लीजिए आप यू हैव कॉल्ड एज इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के बाद मान लीजिए इसको फ्रॉग, और फ्रॉग के बाद आपको मान लीजिए स्नेक्स। तो यहां पर अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे ग्रासेस का जो बायोमास होगा, अब ये कहेगा बेटा ग्रास तो हल्का होता है, अरे बच्चे ग्रास हल्का होता है, लेकिन यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ ग्रासेस की बात करेंगे। ऑब्वियसली सब ग्रासेस को मेजर करके उनका बायोमास इंसेक्ट से बहुत ज्यादा आएगा। तो ये हो गया बेटा आपका इधर, है ना, ये है, ये दर्शाता है, ये जो बार आपको पिरामिड में नजर आ रहा है ये है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ बायोमास एट द T1। तो किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 809 दिखाया है। इसके बाद अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स का तो कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का उससे भी कम है। तो अगेन ये जो पिरामिड बन गया, ये बन गया बेटा हमारा अप राइट पिरामिड, है कि नहीं बेटा, ये हमारा बन गया, शाबाश। तो ये हमारा बन गया बेटे व्हाट, अपराइट पिरामिड। हाँ, कभी कभार जो है ये बेटा मान लीजिए इन्वर्टेड भी हो सकता है कि नहीं। जैसे यहां पर जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का बायोमास कम है एज कंपेयर टू रिकॉर्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। यानी कि देखो बेटे यहां पर अगर आप देखेंगे, एक फूड चेन में बना रहा हूं बेटे, मान लीजिए यह फाइटोप्लैंक्टॉन्स, यह है बेटा जूप्लैंक्टॉन्स, यह है बेटा मेरा स्मॉल फिश, मान लीजिए यह वेल। लेट अस सपोज किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम की फूड चेन है, अगर फाइटोप्लैंक्टन्स का जो है बेटा वो नंबर जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट इज कॉल्ड एज वेल्स का नंबर बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप इसी फूड चेन में देखेंगे बायोमास के हिसाब से, देखो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है बेटा, दे डू नॉट एक्यूमुलेट मच बायोमास, यानी कि अपनी जितनी भी इनको एनर्जी मिलती है रिप्रोडक्शन में ही उसको खर्च करते हैं, या ज्यादा बायोमास एक्यूमुलेट नहीं करते हैं। अगर आप इस पे यानी कि T1 पर आप देखेंगे, T2 पर देखेंगे, T3 पर देखेंगे बेटे, T4 पर देखेंगे, यहां पर जो ये बायोमास एक्यूमुलेट करेंगे ये बहुत कम बायोमास एक्यूमुलेट करेंगे, बायोमास यही होगा कम, और यहां पर जो मिलने वाला बायोमास होगा वो होगा ज्यादा। अगर आप इस फूड चेन के लिए भी पैरामिड ऑफ बायोमास ड्रा करेंगे तो वो पैरामिड ऑफ नंबर इस फूड चेन के लिए अपराइट होगा। लेकिन यहां पर देखो बायोमास कम है तो ऑब्वियसली आप ऐसे बनाएंगे, इसको कम है ना, है कि नहीं बेटे। तो जूप्लैंक्टन्स का अगर मानेंगे कंपैरेटिवली ज्यादा है, स्मॉल फिश का थोड़ा और ज्यादा, यानी कि वेल का ज्यादा। मतलब कहने का यह है कि यहां पर जो बेस पर है बायोमास कम आ रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पैरामिड ऑफ बायोमास भी जो है ये बेटा हो सकता है, शाबाश, क्या इन्वर्टेड भी। मोस्टली होता तो अपराइट है, मगर हो सकता है बेटा कभी इन्वर्टेड भी। तो लास्ट में जो है पैरामिड ऑफ एनर्जी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के फॉर्म में आ जाता है, इसलिए याद रखना मेरा बच्चा, ये पॉइंट बेटा ख्याल रखना इस पॉइंट का, ये पूछा जाएगा। मान लीजिए हमारे पास T1 है, मान लीजिए हमारे पास T2 है, मान लीजिए हमारे पास T3 है, मान लीजिए हमारे पास T4 है। हमने आपको पढ़ाया है एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम्स। आपको पता है इधर जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो होगी ज्यादा, है कि नहीं, वो सबसे मैक्सिमम एनर्जी यहां पर अवेलेबल होगी, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी एनर्जी से कम होगी, यहां पर थोड़ी और एनर्जी कम होगी, और यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी कम होगी। तो कहने का मतलब है बेटे, जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल तक जाते हैं तो एनर्जी का जो बेटा अमाउंट है वो कम होता जा रहा है बेटा। लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉस होता जा रहा है बेटे। तो अगर हम T1 पर एनर्जी को दिखाएंगे तो हमेशा एनर्जी T1 पर सबसे ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू T2, एज कंपेयर टू T3, एज कंपेयर टू T4। तो ये जो पैरामिड ऑफ एनर्जी है याद रखना पड़ेगा आपको बेटा, इट इज ऑलवेज अपराइट, it is always upright, or you can say it is never inverted, you can say it is never inverted, ये कभी भी inverted नहीं हो सकता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा what is the pyramid of biomass, is a geometrical figure representing amount of energy available at each trophic level of the food chain। तो क्या है pyramid of biomass, एक ऐसा
ज्योमेट्रिकल फिगर है जो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट या अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन। ये वाहिद एक ऐसा इकोलॉजिकल पैरामिड है जो कभी इन्वर्टेड हो नहीं सकता, जो हमेशा अपराइट। हाँ, पैरामिड ऑफ नंबर्स मोस्टली अपराइट होता है लेकिन इन्वर्टेड भी हो सकता है। पैरामिड ऑफ बायोमास मोस्टली अपराइट होता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है बेटा वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, तो दैट्स पैरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसके साथ बच्चा जो है हमारा ये जो चैप्टर है इकोसिस्टम वाला, इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आपको फोकस करना है वो हो गए। अब जो है नेक्स्ट वो है बेटा मेरा तो अब जो नेक्स्ट आने वाला है बेटा वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की जब हम बात करेंगे बेटे, इसमें दो ही क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बेटा नंबर 1 इज थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आप जानते होंगे बेटा, आपने डिटेल में पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यहां वो डिटेलिंग हमें करनी है नहीं बेटा। ये यहां पर हम आपको बोर्ड सीरीज पढ़ा रहे हैं, यहां पे बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे। बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ, है ना, variety and variability of life at different forms at different levels is called as biodiversity, है ना। यानी कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, बायोलॉजिकल स्पीशीज में आपको अलग अलग तरीके की स्पीशीज नजर आ रही है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आपको अलग अलग स्पीशीज नजर आ रही है बेटा, दैट्स बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है ये अलग अलग जगहों पर आपको मिल सकती है। जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी मिलती है, स्पीशीज लेवल पर डाइवर्सिटी मिलती है, इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी मिलती है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे बोर्ड में वो आता है बेटा थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। आजकल जो बेटा आजकल जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है बेटा, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जितनी बेटे डेवलपमेंट हो रही है, उतना ये जो बायोडाइवर्सिटी है इस पे बेटा प्रेशर आ जाता है, उतना हम बायोडाइवर्सिटी को लूज करते हैं। वी आर लूजिंग एवरी डे, वी आर लूजिंग मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज अंडर इमेंस थ्रेट और इट इज अंडर इमेंस प्रेशर। इसको वी आर लूजिंग स्पीशीज एट ए वेरी हाई रेट। तो जो अब मसला है बायोडाइवर्सिटी से ही स्टेबिलिटी है, बायोडाइवर्सिटी से ही सस्टेनेबिलिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी को कौन सी चीज जो है वो खत्म कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को कौन सी जो थ्रेट्स है, वो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, दैट इज थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आएगा बेटा वो है ये, दैट्स थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। सीधे से बेटा ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको समझना है कि बायोडाइवर्सिटी को कितनी क्या मतलब मेजर थ्रेट्स कौन सी है। मैन थ्रेट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेजर थ्रेट्स जो है बायोडाइवर्सिटी फेस करी वो क्या है। उसमें नंबर 1 जो हमारा है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन आई कैन से, है ना, यहां पर आप लिख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन भी, ठीक है ना बेटा, याद रखो। नंबर 2 इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बेटा बायोडाइवर्सिटी का, ये एक और मेजर थ्रेट है। एलियन इन्वेजन एंड नंबर 4 इज को एक्सटिंक्शन। ये 4 मेजर कारण हैं, ये 4 मेजर रीजंस हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत थ्रेट है बेटा। तो ये 4 क्या है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन और एक्सप्लॉयटेशन, एलियन इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। ये तो क्वेश्चन आना ही आना है आपको कि कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है। हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन आपको मतलब इन चारों को हम इकट्ठे, ये 4 मेजर थ्रेट्स है एंड इट इज कॉल्ड एज कलेक्टिवली, इन 4 थ्रेट्स को हम कहते हैं इविल क्वाड्रेट। क्या कहते हैं मेरा बच्चा, इविल क्वाड्रेट। अब इसमें जो पहला वाला है वो है हैबिटेट लॉस और आई कैन से फ्रेगमेंटेशन। देखो बेटा हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है बेटा, एवरीडे स्पीशीज आर लूजिंग देयर होम्स। रीजन इज, मान लीजिए हम बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन हो रही है बेटे, तो हम जंगल काटते रहते हैं बेटे, और जब रोड्स निकलते रहते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो हम फॉरेस्ट्स को बेटा काट लेते हैं, और जब ये फॉरेस्ट हम काट लेते हैं बेटा, इट्स होम टू द
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज। जब हमने हैबिटेट को ही बेटा फ्रेगमेंट्स किए, जब हमने काटा फॉरेस्ट्स को, इट इज होम टू मेनी स्पीशीज एंड दो स्पीशीज बिकम होमलेस। वो अपना होम जो है बेटा वो लॉस करती है, और जब वो अपना होम लॉस करती है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्पीशीज टू गेट माइग्रेटेड, तो वो स्पीशीज खत्म हो जाती है बेटा। तो सबसे बड़ा जो थ्रेट अभी है बायोडाइवर्सिटी को, वो है हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है मेरा बच्चा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, यानी कि हम जरूरत से ज्यादा हमें एक्सप्लॉइट करना है बेटे। वी हैव टू टेक वेजिटेबल्स, वी हैव टू टेक फ्रूट्स, वी हैव टू टेक मीट, वी हैव टू टेक अदर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जब हम स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, हद से ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, वो भी जो है वो भी एक कारण है कि हम स्पीशीज को लॉस कर रहे हैं बेटा, और उसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखिए बेटा, एलियन इन्वेजन किसको कहते हैं? जब भी हैबिटेट में कभी कभार एक नॉन नेटिव स्पीशीज आ जाती है ना, यानी कि एलियन स्पीशीज आ जाती है, तो कई केसेस में क्या होता है कि अगर एलियन स्पीशीज आ गई, वो इन्वेसिव बन सकती है। इन्वेसिव का मतलब वो इस हैबिटेट में कब्जा जमा सकती है, वो उतना ज्यादा ग्रो करेगी कि जो उसकी नेटिव या इंडिजिनस स्पीशीज होगी उनको खत्म करेंगी। उसको हम कहते हैं बेटा एलियन इन्वेजन। क्या होता है बेटा एलियन इन्वेजन? जब भी हैबिटेट के अंदर कभी नॉन नेटिव या एलियन या नॉन इंडिजिनस स्पीशीज आएगी, वो वहां पर ओवरग्रो करेगी, वो वहां पर बेटा जो है वहां के रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज करेगी, अपना पॉपुलेशन साइज बढ़ा देगी, और जो वहां पर लोकल जो है स्पीशीज उनको खत्म करेगी। उसको कहते हैं एलियन इन्वेजन। को एक्सटिंक्शन होता है बेटा, आप पढ़कर आ चुके हैं कि आपको पता है बेटा, वो याद कीजिए वो एग्जाम्पल यूका और यूका मॉथ की, या प्लांट्स एंड देयर एनिमल पॉलिनेटर्स की। कई स्पीशीज एक दूसरे पर बहुत इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अगर एक स्पीशीज चली गई तो उसके साथ जितनी भी स्पीशीज को म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उसको हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन, यानी कि स्पीशीज एक एक्सटिंक्ट होगी, लेकिन जो उस पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, जिनका सर्वाइवल एक दूसरे से जुड़ा है, वो भी हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं बेटा हम को एक्सटिंक्शन। तो व्हाट आर द फोर मेजर थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी? वन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अनदर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड इज एलियन इन्वेजन, एंड फोर्थ इज को एक्सटिंक्शन। तो इनमें अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप डेटा से मतलब दर्शाते हैं इसको, तो आपके लिए बेटे बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको कहूंगा बेटे मेरा, इधर सुनिए बेटे आप, देखिए बेटा यहां पर जो है एलियन इन्वेजन्स लिखा है, ठीक है, एलियन इन्वेजन, इसकी कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है बेटा। एलियन इन्वेजन जो है बेटा, अच्छा इससे पहले जो है बेटा, जब मैं बात करूंगा हैबिटेट लॉस की, है ना, हैबिटेट लॉस की बात करेंगे बेटे, जब भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर लिया बेटे कि हैबिटेट लॉस किस वजह से हो रहा है, ठीक है बेटे। आपको बेटा ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है विच आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, तो वो हम काट रहे हैं बेटे। सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए जो हम बेटा है जंगल काट रहे हैं, सोयाबीन इसलिए हम कल्टीवेट कर रहे हैं ताकि एनिमल्स को प्रोटीन मिले और प्रोटीन से उनका बायोमास बढ़ जाए बेटे। तो लेकिन हम काटते हैं बेटे, है ना, एवरी डे वी आर लूजिंग ह्यूज नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट लैंड एंड ऑल दैट। तो आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स लिखी है उनको आप कोट करेंगे। जैसे एलियन स्पीशीज इन्वेजन का यहां तक ताल्लुक है बेटे, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का जो मसला है, यहां पर एनसीईआरटी लिख रही है कि Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led eventually to the extension of ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish। यानी कि लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है, उसमें क्या किया गया बेटा, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया किसको इंट्रोड्यूस किया गया बेटा? नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जब स्पीशीज उधर गई नाइल पर्च, ये इन्वेसिव हो गई, इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ वहां ज्यादा होने लगी, और जो वहां के नेटिव चिचलिड फिशेस थे 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिशेस इन द लेक वर गॉट एक्सटिंक्ट। इसीलिए इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा पार्थिनियम, जो कि वीट के साथ इंपोर्ट हुआ था,
और आजकल इन्वेसिव बना है और इसका पोलन ग्रेन भी हाईली एलर्जिक है। इसी तरीके से लैंटाना एंड वाटर हायसिंथ दैट इज इकॉर्निया, ये कुछ स्पीशीज जो है बेटा ये हाईली इन्वेसिव है और इनकी वजह से भी बेटा एक थ्रेट है बायोडायवर्सिटी को। तो कौन सी, एक तो आपने पढ़ गया, एक तो आपने नाइल पर्च जो लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये भी एक नॉन नेटिव स्पीशीज थी लेक के लिए, और उन्होंने चिचलिड फिशेस को एक्सटिंक्ट किया, चिचलिड फिशेस को एक्सटिंक्ट किया बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लाइकवाइज कोएक्सटिंक्शंस यही होती है बेटा, जैसे मैंने बोला प्लांट पॉलिनेटर एंड प्लांट पॉलिनेटर जो म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं, अगर एक बेटा खत्म हो जाती है तो दूसरी को भी खत्म होना है बेटा। तो ये हो गई मेरा बच्चा। हाँ, अब तो हमने बात ओवर एक्सप्लॉयटेशन की जो बात है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कई सारी स्पीशीज को हमने बेटा खोया है, जिसमें आपका बेटा डूडू बर्ड आता है, जिसमें सिटिलर सीकव आ जाता है बेटा, जिसमें थाइलसीन आ जाता है, जिनको हमने ओवर एक्सप्लॉयट करके बेटा खोया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटे जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है, शाबाश, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जो है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन देखो बेटा, अब बायोडायवर्सिटी मैंने बोला डायवर्सिटी है तो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है तो सस्टेनेबिलिटी है। अब हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है क्योंकि थ्रेट्स तो हमने बोल दिए, अब कंजर्व करने का हमारे पास क्या है प्रोसेस। हम कंजर्व कर सकते हैं दो तरीकों से। वन इज कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन, one is called as in situ conservation and another is called as ex situ conservation, है ना बेटा। one is called as in situ conservation and another is called as ex situ conservation। पहले समझना है बेटे, in situ conservation होता है conservation of the threatened species, conservation of threatened species जब आप कंजर्व करेंगे थ्रेटेंड स्पीशीज को विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि बेटा, यानी कि जब आप स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं उधर ही जहां के वो नेटिव है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, अगर उसमें आप कंजर्व कर रहे हैं बेटा तो इसको कह रहे हैं बेटे हम क्या, इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज विद इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है बेटा, एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है जब हैबिटेट उतना डिग्रेड हो चुका है, जब थ्रेट इतनी ज्यादा बढ़ गई है जो है बेटा अब उस हैबिटेट में इसको कंजर्व नहीं किया जा सकता है। व्हाट वी डू इज दैट वी टेक दैट स्पीशीज आउट, हम आप इसको अपने नेचुरल हैबिटेट से निकालकर किसी और जगह पर बेटा कंजर्व करते हैं। तो कंजर्विंग थ्रेटेंड स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, है ना। तो इसको हम कहेंगे बेटे एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन आपने लिखना है, और इन सीटू, अब एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन के कुछ मोड्स होते, कैसे, यानी कि हम नेशनल पार्क्स इसमें आएंगे, एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क्स हम बनाते हैं बेटे, नंबर वन। नंबर सेकंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक चीज आप कर सकते हैं बेटा, एनसीईआरटी से इनका डेटा निकाल सकते हैं कि नेशनल पार्क्स का नंबर कितना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है। हम कर सकते हैं बेटा नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ठीक है कि नहीं। तो ये भी इन सीटू मेथड है। या वी हैव व्हाट कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड ग्रूव्स में हम कंजर्व करते हैं बेटे स्पीशीज को, ठीक है कि नहीं। तो ये है बेटा मेरा नेशनल पार्क्स है एक तरीका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम बनाते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हम डिफाइन करते हैं या डिलिमिट करते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स में हम कंजर्व करते हैं। तो ये है इन सीटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। नेशनल पार्क्स वहां पर ये आप लिखेंगे एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में हाँ थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 25 थे,
फिर और ऐड हो गए। इसी तरीके से सैक्रेड ग्रूव्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, नेशनल पार्क्स, वो आप ऐड कर सकते हैं बेटे। तो XC2 में हमारा ये आएगा बेटा, वी हैव व्हाट कॉल्ड एज बॉटेनिकल गार्डन्स। कुछ प्लांट स्पीशीज को हम बॉटेनिकल गार्डन्स में, जहाँ कंट्रोल्ड कंडीशंस में उनको ग्रो करते हैं बेटा, या वी हैव व्हाट कॉल्ड एज जूलॉजिकल पार्क्स, एनिमल्स को हम जूलॉजिकल पार्क्स या जूज में रखते हैं बेटे, या वी हैव व्हाट कॉल्ड एज वी हैव म्यूजियम्स, है ना, we have what is called as museums, yes, we have what is called as gene tissue culture हम करते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर में हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। we have what is called as gene banks, we have seed banks, ठीक है। तो ये कुछ है बेटा, सीड बैंक्स हमारे पास होते हैं जहां पर हम थ्रेटेंड स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह आपने सुना होगा। तो ये है बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। मोस्टली यही दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, एक थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी क्या है, और दूसरा जो है मेरा बच्चा वो है कंजर्व कैसे करा जा सकता है। इन दो क्वेश्चंस पर ध्यान रखना बेटा। दैट वाज अबाउट इकोलॉजी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी वुड मीट ऑफलाइन इन आवर नीट क्लासेस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।